अदब में वही सफ़रनामा ठहरता है यकारी के दिल में जगह बनाता है जिस सफ़रनामे में तारीख़ भी हो, तहज़ीब भी हो और वो उस कंट्री का हालात ज़िंदगी भी हो। 3 देश एक दिल is more than a title. It is a beautiful fabric of diversity and unity woven together. 3 देश एक दिल पढ़कर सोचती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब ने ये किताब मुझे पढ़ने को दी। सफ़रनामा अगर इनायत ना करते तो गोया 3 मुल्कों में घूमने का मुझे भी मौका ना मिलता। टच ऐसा देते हैं अपने सफ़रनामों में कि जहाँ तारीख़ भी एक लम्हे के लिए एक कोंदे की तरह से अपनी चमक हमें दिखाती है। लेकिन जब मैंने वो औराक पढ़े तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैंने दोबारा वीज़ा लिए बगैर, टिकट खर्चे बगैर एक दफ़ा फिर सफ़र कर लिया। वो एक उर्दू का शेर याद आ गया कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नमाज बहते रे हज़ारहा शजरे सायादार राह में है। एक सयाह जब मुख्तलिफ़ इलाकों, शहरों और मुल्कों का सफ़र करता है तो वो वहाँ की सकाफ़त, ज़ुबान, रहन सहन और रिवायात से आगाह होता है। सफ़र इंसान को अमली इल्म फराहम करता है। किताबों में पढ़ी हुई बातें जब अमली तौर पर देखी जाएं तो उनकी हकीकत और भी वाज़ेह हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सफ़र इंसान का बेहतरीन उस्ताद है। ये इंसान में बर्दाश्त, सब्र और हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की सलाहियत भी पैदा करता है। आज हम इस हॉल में जिस किताब की तकरीब पज़ीराई के लिए मौजूद हैं, ये भी एक सफ़रनामा है जो कि 3 देशों का सफ़रनामा है, तुर्की, मलाइशिया और इंडोनेशिया का। और ये सफ़रनामा लिखा है तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब ने। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। सर, हम आपको अपने मुल्क में, अपने शहर में कासिम अली शाह फाउंडेशन में खुशामदीद कहते हैं। तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब उर्दू अदब की मारूफ़ और हमाजहत शख्सियत हैं जो बतौर अदीब, मुहक्किक, नक्काद, अफ़साना निगार और सफ़रनामा निगार अपनी पहचान रखते हैं। ये पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन तवील अरसे से ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में मुकीम हैं और दयारे गैर में उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अदबी हलकों को मुनज़्ज़म किया और उर्दू को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा किया। इनकी अब तक 6 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और हम इनकी ये नई आने वाली किताब की तकरीब पज़ीराई इस हॉल में कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। ये किताब अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम साहब ने कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल से शाया की। लिहाजा सबसे पहले मैं उन्हीं को स्टेज पे आने की दावत दूंगी कि वो कुछ अपने ख़यालात का इजहार करें। 2 मुझे आपसे बातें करनी हैं। एक तो बराए मेहरबानी अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे लगा दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग में मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, मैं अपने बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मुल्तमिस हूँ कि ज़रा 10 मिनट की, 8 मिनट की गुफ्तगू कीजिएगा ताकि मेहमानों की तादाद ज़रा ज़्यादा है और हम वक्त के अंदर रहते हुए सबको सुन सकें। आपकी तालियों में अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहसिन उर्दू जनाब तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने सफ़रनामे कलम फाउंडेशन के सुपुर्द किए। हमने पूरे खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ इनका सिलसिला शुरू कर दिया है। ये 3री किताब है, इंशाअल्लाह 4थी भी आएगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने जब उर्दू अदब की तारीख़ का मतालिया शुरू किया, सबसे पहले मैंने देखा हिस्ट्री में सबसे पहले सफ़रनामा किन्होंने लिखा और किस सन में लिखा गया। यूसुफ कंबलपोश ने 1837 में, प्रोफेसर नजीब जमाल साहब भी थी शुरमा हैं, उन्होंने पहला सफ़रनामा लिखा। उसके बाद फिर दर्जनों की तादाद, जिस तरह आबादी में इजाफ़ा होता गया, सफ़रनामे दर्जनों नहीं हज़ारों सफ़रनामे आ गए। लेकिन अदब में वही सफ़रनामा ठहरता है यकारी के दिल में जगह बनाता है जिस सफ़रनामे में तारीख़ भी हो, तहज़ीब भी हो और वो उस कंट्री का हालात ज़िंदगी भी हो
اور اس میں بقول مرزا صاحب کے مرچ مسالہ بھی شامل ہو تو قاری کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ مرزا صاحب نے 7 کتابیں لکھیں، اس میں پیچھے نام بھی ہیں، اور 7 کی مقبولیت کی انتہا ہوگی۔ لوگ ان کے سفر نامے دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یہ سفر نامہ ترکی، ملیشیا اور انڈونیشیا کا سفر نامہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خود بھی پڑھیں، خرید کے پڑھیں، اور دوستوں کو بھی یہ تحفہ دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ کتاب جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے عطاء الحق قاسمی صاحب کا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوا آتا ہے، جو یقیناً ایک اعزاز ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے اس کتاب کے لیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سفر اگر صرف ہوائی جہاز، ہوٹل اور تصویروں کا نام ہوتا تو دنیا میں اتنے سفر نامے نہ لکھے جاتے۔ اصل سفر وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے شروع ہو کر دل پر ختم ہو۔ طارق محمود مرزا کا سفر نامہ 3 دیس ایک دل اسی نوع سفر کا حوال ہے۔ ترکی، ملائیشیا اور انڈونیشیا، 3 ملک، 3 تہذیبیں، 3 موسم، مگر حیرت انگیز طور پر دل ایک ہی دھڑکن پر قائم رہتا ہے۔ مصنف نے نہ سیاحتی گائیڈ بننے کی کوشش کی ہے، نہ تاریخ کا بوجھ کاری پر لادا ہے۔ وہ گلیوں میں چلتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، مساجد میں رکتا ہے، بازاروں میں چونکتا ہے، اور کہیں کہیں خود پر بھی مسکرا لیتا ہے۔ یہی خودآگاہی اس سفر نامے کو محض معلوماتی نہیں رہنے دیتی، بلکہ ایک زندہ، متحرک اور پڑھنے میں لطف دینے والی تحریر بنا دیتی ہے۔ طارق محمود مرزا کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑی بات سادہ انداز میں کہہ جاتے ہیں اور سادہ بات میں تہذیب کی پوری داستان سمو دیتے ہیں۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے قاری کو بارہا احساس ہوتا ہے کہ فاصلے نقشوں میں ہوتے ہیں، دلوں میں نہیں۔ 3 دیس ایک دل دراصل اسی فاصلے کے مٹنے کا نام ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ایسی علمی اور ادبی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور خلوص نیت سے تدریس کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ رانا محمد یوسف صاحب ایک باصلاحیت انگریزی کے استاد ہیں، سائنس کالج میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہے ہیں، CSS اور PMS کے طلباء کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان یہ موجود ہیں، کیونکہ بقول ڈاکٹر علی محمد ہاں یہ مشکل سے ہاتھ آتے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں رانا محمد یوسف صاحب۔ Thank you so much. Respected Chief Guest, distinguished guests, learned members of the audience, and of course, the esteemed author, Mr. Tariq Mahmood Mirza. Assalamu alaikum. I would like to thank all those who have arranged this beautiful forum. Their efforts have given us a rare pleasure of sharing an afternoon enriched with the celebration of creativity and inspiration. It is indeed a privilege to stand before such an enlightened audience. Your presence not only adds grace to this event, but also elevates its purpose and expands the horizons of knowledge. It is often said that only a jeweler can recognize the worth of a diamond. Likewise, the true value of a literary work is appreciated only by those with refined taste. I am delighted to see that this function is graced by such appreciative souls who truly understand the significance of a masterpiece. Travel is not merely the crossing of distances. It is the awakening of the souls to the beauty, diversity, and unity of the world. There is a popular charm in journeys we have never taken and yet somehow remember. Standing here today, I find myself in a delightful paradox. I have never met Mr. Tariq Mahmood Mirza. I have not walked beside him, nor shared a cup of tea with him at any distant shore. And yet, through the spirit of this travelogue, 3 Des Ek Dil, I feel as though I have borrowed his eyes, listened through his ears, and traveled with his heart.
Special thanks to my respected and kind friend Dr. Ali Muhammad Khan, who connected me with this remarkable author and graciously provided me with the opportunity to be a part of this literary gathering of knowledgeable and inspiring minds. A travelogue, if it is truly alive, does not merely describe places. It awakens the senses. It paints pictures not only for the eyes but for the imagination. It lets you hear the hum of unfamiliar streets, taste the spices of foreign kitchens, and feel the silent poetry of distant lands. And I believe this is precisely where the beauty of this book lies. The phrase "Teen Des Ek Dil" is more than a title. It is a beautiful fabric of diversity and unity woven together. It is a poetic equation, 3 lands on one side and a single heart on the other. And yet the balance is perfect. It is a gentle reminder that the lands may change, the languages may differ, the skies may wear different colors, but the heart keeps them united through emotions and experience. Let me take you not through the entire journey, but through a few glimpses like flashes of memory. Imagine arriving in Malaysia not as a tourist with a camera, but as a guest with a heart ready to receive warmth. You wake up to your first morning not with something exotic, but with tandoori parathas. And suddenly, thousands of miles away, you feel at home. That is the magic of culture. It travels faster than geography. And then, as you move through Kuala Lumpur, you don't just see buildings, you encounter stories. A Madrasi taxi driver becomes more than a driver. He becomes narrator of another world. Batu caves rise before you not merely as rocks, but as silent witnesses to centuries of faith and devotion. And somewhere between a literary gathering and a quiet evening, you realize that languages may differ, but expression remains universal. Then comes that moment we all secretly love, the moment of farewell, because every goodbye in travel carries a hidden promise that a part of you will remain there and a part of that place will travel back with you. And just when you think the journey has settled, Istanbul appears. Yes, Istanbul, a city that does not simply exist, it unfolds. Every street seems to whisper history, and every monument stands like a page from a grand, unfinished book. One moment you are standing before the majestic Nili Masjid, wrapped in a silence too deep, it feels like a prayer. And the next you are lost in the Grand Bazaar, surrounded by colors, voices, and the irresistible chaos of life. And then there is the Bosphorus, a journey on water, but in truth, a journey between continents, between identities, between past and present. You don't just cross from Asia to Europe, you cross from one feeling to another. But perhaps the most touching part of such a journey is when it silently turns from world outside to the world within. Konya, the city of love, not the ordinary love we speak of, but a deeper and more sacred emotion. The mention of great spiritual figures reminds us that some journeys are not measured in miles, but in meanings. You arrive as a traveler, but you leave as a pilgrim, exploring your inner self. And just when the heart grows reflective, the journey surprises you again, this time with life, color, and rhythm. In Izmir, history walks hand in hand with modernity. And then suddenly, in a bustling bazaar of a foreign land, you hear something so familiar, Jugni, the voice of Arif Lohar, echoing in Turkey.
At that moment, you don't feel like a stranger anymore. You feel the world is, after all, one shared melody. And then comes Bali. In Malaysia, if Malaysia welcomed you and Turkey amazed you, Bali embraces you. It is not just a place, it is a feeling. Temples everywhere, as if spirituality has taken root. It is not just a place. Monkeys move freely as though they too are guardians of some ancient secret. The cliffs of Uluwatu, standing firm against the restless sea, create a panorama so powerful that even silence begins to speak. And the beaches of Bali, where the waves don't just touch the shore, they seem to whisper stories to those who are willing to listen. Even the smallest details, like the surprising price of a bottle of water, 15,000 rupees, add a smile to the journey, because travel, after all, is not made memorable only by grand memories, but by these little unexpected realities. Ladies and gentlemen, what I find most beautiful about Teen Des Ek Dil is not the distances it covers, but the unity it suggests. 3 lands, yet one heart. Different cultures, different languages, different landscapes, different geographies, but the same human warmth, the same curiosity, and the same desire to connect. And perhaps that is the real purpose of travel, not to see the world as different, but to discover how deeply connected it is. If a book can make you feel that you have walked those distant roads, breathed those unfamiliar skies, and lived those fleeting moments, if it can take you so far without moving you an inch, then it has succeeded not merely as a travelogue, but as a work of art. I may not have read every page, but I can certainly feel its journey. 3 lands were visited, but one heart kept beating through them all. Today, that heart has reached us. In the end, I would like to say that some journeys do not end with the traveler's return. They continue in the hearts of those who just listen. A good travelogue does not tell us where the traveler went. It makes us feel that we too have gone with him. If Teen Des Ek Dil has made us feel as though we too have been a part of this journey, then we can rightly say that Tariq Mahmood Mirza has succeeded in his endeavor, and he deserves not just our appreciation, but a heartfelt round of applause. Thank you so much. थैंक यू सो मच राना मोहम्मद यूसुफ साहब। हमारे अगले मेहमान चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड रहे हैं, 4 साल लाहौर बोर्ड के सेक्रेटरी की मौक़र हैसियत से भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे, अंग्रेज़ी ज़ुबान के मारूफ उस्ताद हैं और एक अपना ख़ास मुकाम रखते हैं इल्म और अदब की दुनिया में। आपकी तालियों में प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद कैफ़ी साहब। सामने कुछ सामने Assalamu alaikum. Rana Sahab has given a very clear and good picture, and I think it is our good luck that he has not gone through the whole book. Otherwise, he has given us another book. So, मुझे राना साहब ये किताब नहीं मिली थी, मैंने अभी ली है, तो मैं यही कहूँगा बुक के मुतालिक जो अताउल हक कासमी साहब ने लिख दिया ना, वो हरफ आखिर है कि सफ़र अगर सिर्फ हवाई जहाज़, होटल और तस्वीरों का नाम होता
तो दुनिया में इतने सफ़रनामे ना लिखे जाते। असल सफ़र वो होता है जो आँख से शुरू होकर दिल पर ख़त्म होता है। तारक महमूद मिर्ज़ा का सफ़रनामा 3 देश 1 दिल इसी नौ के सफ़र का अहवाल है। तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया, 3 मुल्क, 3 तहजीबें, 3 मौसम, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर दिल एक ही धड़कन पर कायम रहता है। मुसन्नफ़ ने ना सियासी गाइड बनने की कोशिश की है, ना तारीख़ का बोझ कारी पर लाता है। वो गलियों में चलता है, लोगों से मिलता है, मसाजिद में रुकता है, बाज़ारों में चौंकता है और कहीं कहीं ख़ुद पर भी मुस्करा लेता है। यही खुद आगही इस सफ़रनामे को महज मालूमाती नहीं रहने देती, बल्कि एक मुतहर्रक और पढ़ने में लुत्फ़ देने वाली तहरीर बना देती है। तो लिहाजा ये सफ़रनामा हर तरह से एक मुकम्मल सफ़रनामा और एक मुकम्मल किताब है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस तरह के और सफ़रनामे और तहरीर लिखने की तौफ़ीक दे और ये हम तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। जी सर, वो टेक्निकल असिस्टेंट सर आज नहीं है। डॉक्टर अनीला सलीम अभी रास्ते में हैं। सो मैं अपनी अगले मेहमान की तरफ बढ़ती हूँ। हमारे अगले मेहमान मारूफ अदबी शख्सियत हैं, शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार और अदीब हैं। FC कॉलेज में सदर शोबा हैं। इनका अपना मुनफरिद अंदाज़ है। ये अपने तख्लीकी काम और कॉलम निगारी के ज़रिए क़ारीन को सोचने पर मजबूर करती हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में डॉक्टर शाहिदा दिलावर साहिबा। तालियाँ ज़ोर से बजा दें। ज़ोर से तालियां बजाने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज की ये ख़ूबसूरत तकरीब एक ख़ूबसूरत शख्सियत की ख़ूबसूरत किताब पर बर्पा की गई है। सैयद कासिम अली शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और ज़ाहिर है ये उनका घर है। बाइसे बरकत तकरीब होती है कि उन ख़वातीनों हज़रात में भी आके बैठ जाएं। वैसे तो ये पस पुश्त सारा इनके नॉलेज में होता है। मुझे आज 2 तरह से इस तकरीब में आने का इत्तफ़ाक़ था। एक तो बहुत सालों पहले तक का मुझे कासिम अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करना था कि इन्होंने बड़ी दफ़ा मुझे यहाँ पर हुक्मनामा अता किया या सादर किया, तो मैं गिल्ट मेरे अंदर है, मैं नहीं आ सकी। मेरी मजबूरियाँ थोड़ी सी, आयशा साहबा ने भी मुझे कई दफ़ा यहाँ मदऊ किया है, लेकिन वो मैं असल में आजकल शायद आपके नोटिस में ना हो, नावलों में इतना गुम हूँ कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई उसकी असाइनमेंट आ जाती है। तो बस इसी वजह से जो है, और मुझे पता है कि ये मेरी नदामत अभी कबूल नहीं होगी जब तक मेरी हाज़िरी नहीं होगी। तो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त यहाँ आऊँगी और ये शिकायत दूर करूँगी। दूसरा शुक्रिया, आइए अब सफ़रनामे पर बात करते हैं। बताती चलूँ कि ये सफ़रनामा मेरे हाथ बड़े दिलचस्प अंदाज से लगा कि हम डॉक्टर इशफाक विर्क साहब के घर इफ्तारी कर रहे थे और उसके बाद बड़ा सोफिस्टिकेटेड डिनर उड़ा रहे थे। तो जब खाना खा चुके गपशप चाय पी रहे थे तो डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने अपने मुलाजिम से किताबें मंगवाई, चंद एक किताबें जो उन्होंने अपने दोस्तों को बांटना थी। तो मैं भी वहाँ बैठी थी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ और कम ही किताब पकड़ती हूँ। दिल में ख्वाहिश होती है कि अभी किताब मुझे ना मिले, वरना उस पर भी टाइम देना पड़ता है, इंसाफ नहीं होता। तो ये इस तरह गोलाई में बैठे हुए थे। खाना खाने के बाद तो डॉक्टर साहब किताबें बांटते जा रहे थे, डॉक्टर नजीब जमाल, डॉक्टर विर्क साहब और दीगर अहबाब को। तो मैं बैठी हुई थी, मुझे क्रॉस करके तो अगले डॉक्टर साहब को इन्होंने किताब दी। तो दिल में कमीनी सी खुशी हुई कि अच्छी बात है, मुझे किताब नहीं दी, वरना मुझे पढ़नी पड़ेगी और इस पर गुफ्तगू करना पड़ेगी। तो जब किताबें बांट चुकी तो मैं भी कनखियों से थोड़ा थोड़ा देख रही थी कि किताबें ख़त्म हो गई। तो ऐसा हुआ कि मैंने इनकी जानिब देखा तो ये मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि मिस दिलावर, ये एक किताब बच गई है तो मैं आपको दे दूँ। तो मैं बेख्तियार हंस पड़ी। तो इनको पता नहीं गुस्सा आया हुआ था उस वक्त। कहते हैं हंसने की कोई बात नहीं, बड़ी खशमगीन आंखों से मुझे कहते हैं हंसने की कोई बात नहीं, अगर आपने इस पर लिखना है, बात करनी है तो फिर मुझे कहें।
भला डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब को कौन टाल सकता है। ज़ाहिर है हमारा ऑनर है, हमारा एजाज़ है, सीनियर हमारे राइटर भी हैं, मेरे कोलीग भी हैं रहे हैं और उस्तादों के उस्ताद भी हैं। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब जी मैं ज़रूर इसको पढ़ूंगी और लिखूंगी। लेकिन घर आई तो थोड़ी सी मुझे थकन ज़रूर हुई कि अब एक फिर सफ़रनामा पढ़ना पड़ेगा। और उस पर मिर्ज़ा साहब से याद अल्लाह बड़े अरसे से थी, फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है जितनी भागदौड़ ज़िंदगी में हम इतना वक्त नहीं दे पाते फेसबुक को, तो हमारी कभी बात भी नहीं हुई। अभी राना साहब ने इतना खूबसूरत मजमून पढ़ा, सारी बातें तो उन्होंने कर दी कि राना साहब यकीन कीजिए मैंने भी कभी इनके साथ बैठ के कप ऑफ टी नहीं पिया, मेरी भी मुलाकात इनसे कभी नहीं रही और कभी गपशप, लेकिन किताब के ज़रिए मुलाकात जो है वो भरपूर हो गई है। डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस किताब के लिए यहाँ हुक्म फरमाया। और ये मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस दिन मैं ये एक दफ़ा कह देती कि नहीं सर मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं इस सफ़रनामे से महरूम रह जाती। और जितनी आज खुशी हुई है मुझे सफ़रनामा ये पढ़कर, मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी गलती थी कि मैं ये किताब नहीं लेना चाह रही थी डॉक्टर साहब से। मिर्ज़ा साहब, ये तो सारी शुरू की कहानी है। अब मैं 3 देश एक दिल पढ़कर सोचती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब ने ये किताब मुझे पढ़ने को दी। सफ़रनामा अगर इनायत ना करते तो गोया 3 मुल्कों में घूमने का मुझे भी मौका ना मिलता। आमतौर पर सफ़रनामे पढ़ते हुए दिल घबराता है, जिस तरह कुछ लोगों ने अपनी आपबीतियाँ लिखकर सिर्फ सफ़े ही काले कर रखे हैं डॉक्टर अली मोहम्मद खान साहब को मिनहा करके। ना कोई सही मुशाहिदा हो किसी का होता है और ना सच उगलने की जुर्रत होती है। उन्होंने बस अपने बारे में फुसफुसी सी बातें करके खानापुरी की होती है। इनके सफ़रनामे महज पैसा और ज़िया दिखाई नहीं देता, बल्कि सफ़रनामे की सिर्फ कोई इतनी आसान भी नहीं होती। कहने को तो ये सफ़र की वारदात लिख देने को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफ़रनामा लिखने के लिए ख़ास दिमागी क़ुव्वत और ज़हानत तुर्त व फिर्त की ज़रूरत होती है। मुझे कहने दीजिए कि तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब सफ़रनामे के सारे मायारात पर पूरे उतरते हैं। इनका ये सफ़रनामा सादा है मगर पुरतासीर है। तारिक महमूद मिर्ज़ा अब तक सफ़रनामे के सरखेल बन चुके हैं, बल्कि अब वो एक फ़र्द नहीं, सफ़रनामों की एक बाकायदा अंजुमन की हैसियत रखते हैं। 3 देश एक दिल इनकी गालिबन 7वीं कलमी औलाद है जो इन्होंने 3 in 1 के पैकेज में लिखी है। सफ़रनामा वो मुसाफिर लिख सकता है जिसकी मुट्ठी में फितरत के सारे रंग मुक़य्यद हों, जिसकी आँखों में उसकी सारी जमालियत रक्स करती हो और उसका मुकम्मल वजूद उसके माहौल से प्यार करता हो। इसके अलावा ये कि फ़ितरत को पूरी तरह महसूस करता हो, क्योंकि जुज़वी और कुल्ली तौर पर सफ़रनामा महसूसात, मुशाहदात, सफरी तजुर्बात के साथ जिस जगह की सैर की जाए उसकी तहज़ीब व तारीख़ का नाम है। जो लिखारी ये सारे गुर समझ लेता है वो तारिक महमूद मिर्ज़ा बन जाता है। इनका अपना कहना है कि मैं सारा सफ़रनामा दिल की आँख से लिखता हूँ, या सारा सफ़र दिल की आँख से करता हूँ। अब तक तो ऐसा लगता है कि ये कई मुल्कों की चलती फिरती हिस्ट्री बन चुके हैं। मुझे इनका सफ़रनामा पढ़कर ऐसे लगता है कि मिर्ज़ा साहब सफ़र नहीं कर रहे होते, बल्कि सफ़र इनके साथ सफ़र कर रहा होता है। उर्दू वाला ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने पाकिस्तान को साथ रखते हैं और अपने साथ वो ममालिक ले आते हैं जिनका सफ़र लिख चुकते हैं। यूँ मिर्ज़ा साहब एक आला पाए के सफ़ीर भी कहलाते हैं। इनका नाम सफ़रनामों के लिए इतना जचता है कि अहमद फराज ने शायद इनके लिए कहा था कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझ सा हो तो फिर नाम भी तुझ सा रखे। 3 देश एक दिल बहुत ही दिलकश सफ़रनामा है। तुर्की, इस्तांबुल, मलेशिया, कुआलालंपुर, इंडोनेशिया, जकार्ता और वहाँ के जो ख़ास तौर पे बाली का जो जज़ीरा है उसको वो पूरे का पूरा मंजरनामा इन्होंने हमारे सामने ऐसे रखा है जैसे हम लाहौर शहर में चल फिर रहे हैं। मुकम्मल मंजर कशी की है। जिस तरह कोई आला नावल निगार अपने नावल में कहानी दर कहानी का हुनर जानता है, इसी तरह मिर्ज़ा साहब सफ़र दर सफ़र के सज़ावार होते हैं। मिर्ज़ा साहब कमाल हुनरमंदी से मारूज़ को मौजू और मौजू को मारूज़ से रोशनास कराते हैं और किसी मुकाम पर जाकर दोनों एक हो जाते हैं। ये काम कोई नासिर काज़मी जैसा बड़ा फ़नकार ही कर सकता है कि अंदर को बाहर से जोड़ना और बाहर की
जुज़वियात को अंदर से जोड़ना कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, और शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। यानी अंदर की बात को बाहर से और बाहर की मंज़र को अपने आप से जोड़ना। ये सफ़रनामा तो मिर्ज़ा साहब ने किताब का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं लिखा, ना ही किसी को मुतासर करने के लिए, बल्कि 3 मुल्कों की पूरी तारीख़, सकाफ़त, इंसानी रवाबत और जिसने ये मुल्क नहीं देखे उनको वहाँ की गली कूचों में ऐसे घुमाते हैं जैसे फ़िज़िकली वो शख्स उनके साथ मौजूद हो। इन्होंने 3 मुल्कों के जहान जैसे करीब से देखे हैं, वैसे ही दिलकश अंदाज से अपने मुशाहदात रकम किए हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि दिल की आंख से लिखा हुआ मेरा ये सफ़रनामा जिस्मानी नहीं बल्कि विजदानी सफ़र भी है। भाई वाह, क्या ही खूबसूरत जुमला कहा कि मिर्ज़ा साहब एक जुमले में जैसे अभी कैफ़ी साहब ने भी इस चीज़ को दोहराया है और राना साहब ने भी और डॉक्टर आयशा ने भी कि दिल से कोई काम करना या दिल का जो इस्तारा है वो इस्तेमाल किया। तो वो इस बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि बड़ा आसान था मिर्ज़ा साहब के लिए ये कहना कि मैंने ये सफ़रनामा खुली आँखों से लिखा है। ये आम लिखारी ये टूल रखते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने ये सफ़रनामा दिल की आंख से लिखा है। तो दिल चूँकि चारों ओर देखता, आंख तो उतना ही देख सकती है जितना मैं यहाँ से डॉक्टर नजीब जमाल या कासम अली शाह को देख सकती हूँ, आगे दीवार के कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो दिल है वो एक पूरा वजूद है और वजूद जो है वो चारों ओर देखता है। सुल्तान बाहू अगर लूं लूं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो बेचाना होगा कि ऐतन मेरा चश्मा हुए मैं मुर्शद वेखना रजा हूँ, लूं लूं ते मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आँख दिल की निस्बत कितनी महदूद होती है। एक ही वक्त में एक सयाह, मिर्ज़ा साहब एक सयाह भी हैं, एक ज़ायर भी हैं और एक आशिक के साथ हाथ से लिखी हुई ये खूबसूरत तहरीर सदाकतों से भरी हुई है और वहाँ की तहज़ीब जमालिया से मालामाल है। तुर्की का सफ़र करते हैं तो रूह को बेदार करने की खातिर अपनी पसंदीदा जगहों का इंतखाब करते हैं। जिस कलम की रोशनाई से मौलाना रूम, शाह शम्स तब्रेज़ जैसी हस्तियों का ज़िक्र उतरता है, उसके किरतास को हर्फ़ व सुखन के साए में गोयाई दान करते नहीं थकते। क़िबला व काबा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ और सहाबा कराम की मोहब्बत इन्हें मुसलसल इबादत में मशगूल रखती है। तारिक महमूद मिर्ज़ा ने अपने कारी को मुतासर करने के लिए अपने सफ़रनामों को ज़ख़ामत की अज़ियत से बचाया है, मगर इसमें पूरी और जायज़ मालूमात और जुज़वियात मौजूद हैं जो सफ़रनामे के हुस्न को नुमायाँ करती हैं। कई ऐसे बददियानत सफ़रनामा निगार भी देखे हैं जो महज सुनी सुनाई बातों से काम चला लेते हैं। हालांकि सफ़रनामे का नाम ही सफ़र करके लिखना है। ये वो लड्डू है जिसे खाए बगैर सफ़रनामा नहीं लिखा जा सकता। मैंने अब तक जितनी बातें की हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए कि तारिक महमूद मिर्ज़ा ही को सफ़रनामे लिखने चाहिए कि इनका कलम, दिमाग और ख़ास तौर पर दिल बहुत रवां हो चुका है। अब वो इस मैदान में चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। इनके उसलूब में इतनी रवानी और तहरीर में तवानाई है कि इस मुसाबकत में वो तारड़ साहब के बाद शायद दूसरे नंबर पर आने लगते हैं। बल्कि हम पल्ला भी कह लें तो कोई मज़ायका नहीं कि आयशा बस आखिरी जुमला रह गया कि हम पल्ला भी कह लें तो कोई मज़ायका नहीं कि आज नहीं तो कल आपने लिखते लिखते उनके बराबर हो ही जाना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मुझे बिल्कुल पता है कि आप बीच में से चंक्स में चीज़ें पढ़ रही थी और आपने पूरा मज़मून लिखा हुआ है। कासिम अली शाह साहब को हम उन्हीं के घर में खुशामदीद कहते हैं। हमारी अगली मेहमान मुकर्रर प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा इरशाद हैं। उस्ताद हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और बादत रोड कॉलेज में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देती रही हैं और हर दिल अज़ीज़ उस्ताद हैं। आपकी तालियों में डॉक्टर हुमैरा इरशाद साहिबा। जनाब सदर मजलिस और मेहमान ख़ुसूसी, आपकी इजाज़त से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आजकल कुछ बसारत के मसाइल हैं जिसकी वजह से
बसारत के चंद मसाइल की वजह से मैं कुछ लिख नहीं पाई, तो लेकिन मैंने पढ़ा है इसे जस्ता जस्ता ही नहीं बल्कि तफसीलन इसे 2-3 दिन से मैंने अपने पास रखा हुआ है और मुसलसल पढ़ रही हूँ, और ऐसे लगता है जैसे मैं इनके साथ साथ इनकी आँख और इनके दिल के साथ मैं सफ़र कर रही हूँ। इतना दिलचस्प अंदाज़ बयान है इनका, और जगह जगह जहाँ जहाँ ये घूमते हैं और जहाँ भी ले के चलते हैं अपने कारी को, तो ऐसे लगता है जैसे कारी इनके साथ जहाज़ में बैठा है, इनके साथ सड़कों पे घूम रहा है, इनके साथ ट्विन टावर में सफ़र कर रहा है, और लिफ्ट में बैठा है, 42वीं मंजिल पे पहुंचा है, फिर 88वीं मंजिल पे पहुंचा है, और फिर वो नीचे उतरा है, फिर वो बातू के गारों में पहुंचा है, और फिर इसके साथ साथ जब वो इसके अगर देखा जाए तो सफ़रनामा 3 मुल्कों का है। पहले वो मलेशिया में उतरे हैं। मलेशिया का जो सफ़रनामा है वो तकरीबन 81-82 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फिर इसके बाद ये तुर्की में जब उतरते हैं तो तुर्की का जो सफ़र है उसकी उदाद इन्होंने तकरीबन 200 से मुतजाविज़ सफ़ात हैं जिनमें रकम की है, और आखिर में जो बाली के जजीरे पे कदम रखा है वो तकरीबन 33 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो मैंने ये देखा है कि एक ऐसा दिल हमारे साथ, और हम ऐसे दिल के साथ सफ़र कर रहे हैं जिससे इन मुल्कों से एक अक़ीदतमंदाना मोहब्बत है। जहाँ जहाँ मुस्लिम तहज़ीब के शाहकार उनको नज़र आते हैं, उन तहज़ीबों के शाहकारों की हमें सैर कराते हैं। जैसे वो इस्तंबुल में गए हैं तो इस्तंबुल के पुराने नाम कुस्तुनतुनिया, और फिर उसकी कुस्तुनतुनिया की फ़तह, और फिर जब और लेकिन तारीख़ के ये झरोके जो आते हैं ये बिल्कुल उजड़ती सी नज़र इस तरह से डालते हैं कि हमें एक पूरा उस खित्ते का नक्शा और उस खित्ते का एक जोग्राफिया और उस खित्ते की तहज़ीब और सकाफ़त हमारी आँखों के सामने आ जाती है। जैसे इस्तंबुल से कोनिया गए हैं, कोनिया से अंतालिया, अंतालिया से इज़मीर, और फिर वापस इस्तंबुल का सफ़र किया है। तो इन सारे शहरों में एक ऐसा दिल लिए फिरे हैं जो अक़ीदत से भी भरा हुआ है, मोहब्बत से भी भरा हुआ है, और एक ऐसे नाज़िर की निगाह लिए फिर रहा है जिसके पास मनाजिर से मुतासिर होने, मनाजिर को बयान करने और मनाजिर की जुज़ियात पे निगाह रखने और फिर उन जुज़ियात को कारी तक पहुँचाने का बेहतरीन हुनर उनके हाथ में है। तो इस लिहाज से ये बहुत दिलचस्प सफ़रनामा है। मैं तो समझती हूँ जुज़ियात निगारी के साथ साथ इसमें तारीख़ का जो एक हल्की सी आमेज़िश उन्होंने रखी है वो कहीं भी बार नहीं लगती, और बहुत दिलचस्प अंदाज में मलेशिया की तारीख़ जहाँ बयान की है, उन पे जो मुख्तलिफ़ जो अक़वाम हैं उनका कब्ज़ा रहा है, उनकी चंद सत्रों में उन्होंने वो बयान कर दिया है। और एक तकरीबन 2-2, 3-3, 4-400 साला तारीख़ जो है वो हमें 4-4, 5-5 सत्रों में मुक़य्यद नज़र आती है। तो ये उनका हुनर है कि वो अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि एक 3 मुल्कों का 15 दिन का सफ़रनामा 328 सफ़ात में रकम करके और मुसलसल सफ़र में रहते हुए वो कारी को भी कहीं चैन नहीं लेने देते। कारी को भी साथ साथ घुमाते हैं, साथ उठाते हैं, साथ पराठे खिलाते हैं और अपने साथ ही उसको लिए फिरते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो उनका अंदाज़ बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसमें जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि इसमें जो अशार का जावजा इस्तेमाल है और बरमहल इस्तेमाल है। जहाँ भी अशार इस्तेमाल किए हैं बहुत बरमहल इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा जावजा लताइफ़ का बयान है जो उनकी तबीयत की शगुफ्तगी की का मज़हर है। मिसाल के तौर पे मालेंडो के जहाज़ में
جو ایئر ہوسٹس کے ساتھ ان کی گفتگو ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ جو خرید و فروخت، کمبل کی خرید و فروخت، پھر اس کے بعد جس ہوٹل میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے جس طرح سے جو بھی گفتگو کی ہے وہ بہت دلچسپی کا عنصر لیے ہوئے ہیں۔ ایک اور جو پہلو اس سفر نامے کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شگفتگی ہے، شگفتگی عنصر کو ہر جگہ بحال رکھا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 دیسوں میں ایک دل لے کے، ایک ناظر کی نگاہ لے کے ان تینوں دیسوں میں تفریق کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن الفاظ کا ایک دلچسپ بہاؤ ہے اور ایک روانی ہے جو ہر جگہ ہمیں مختلف دکھائی دیتی ہے، اور الفاظ کے اس گھیرے میں وہ نہ صرف اپنے قاری کو لیے رکھتے ہیں، صرف الفاظ کا گھیرا ہی نہیں ہے بلکہ سفر کی روانی ہے جس میں ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک ندی ہے الفاظ کی، مناظر کی، اور دلچسپ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن کی، جیسے وہ مختلف جگہوں پہ جو لوگوں کے مزاج ہیں، ان کے رویے ہیں، ان پہ بھی چھوٹا چھوٹا تبصرہ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے ملائیشیا میں انہوں نے تبصرہ کیا ٹیکسی ڈرائیور کے رویے کا، ترکی میں ٹیکسی ڈرائیور کے رویے کا، اور پھر اس کے ساتھ انگریزی زبان سے اس کی نفرت کا چھوٹا چھوٹا مختصر تبصرہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے مزاج اور رویے کیسے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کے مزاج اور رویوں سے بھی انہوں نے واقف کرایا ہے، صرف ثقافت ہی نہیں بیان کی بلکہ جدید عہد کے لوگوں کی جو رنگ ہیں وہ بھی ہمیں دکھائے ہیں، اور بہت دلچسپ انداز میں ہمیں اپنے ساتھ سفر کرایا ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد کا مستحق سمجھتی ہوں، بہت دلچسپ انداز میں انہوں نے یہ سفر نامہ تحریر کیا ہے، اور اس سے قبل بھی ان کا ایک سفر نامہ جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ بھی میں پڑھ چکی ہوں۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کسی اور دیس کے اور سفر نامے کے ساتھ ہماری ان سے اسی اسٹیج پہ کبھی ملاقات ہو۔ بہت شکریہ۔ طارق محمود مرزا صاحب نے بلا شبہ یہ سفر نامہ دل سے لکھا، ڈاکٹر حمیرہ ارشاد نے اس کو دل سے پڑھا اور دل سے ہی بیان کیا، اور چھوٹی چھوٹی جزیات کو بہت خوبی سے بیان کیا۔ ہمارے اگلے مہمان ایف سی کالج کے معروف استاد ہیں کلید اردو، جو کہ اردو زبان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی اہم کتاب ہے، اس کے شریک مصنف ہیں۔ مسکراہٹ ان کے چہرے پر سجی رہتی ہے، اور مسکراتے مسکراتے تنقید اور تحسین یہ دونوں مراحل سے بخوبی گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کی خوبی ہے۔ آپ کی تالیوں میں ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ جب تعارف کرا رہی تھی تو میرا گمان نہیں تھا کہ میرا تعارف کرانے لگی، میرا خیال تھا کہ آپ میر صاحب کا ذکر کر رہی، چلو ہو جاتا ہے تو وہ سننے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹوپی اتار دی ہے، ٹوپی اب نہیں رکھی، تو ٹوپی کا زمانہ گزر گیا، ٹوپی کا زمانہ گزر گیا بھائی۔ تو جناب میں جی 2 نکات ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی سفر نامے کو پرکھتا ہوں، اور وہ 2 نکات ہی ہیں جن کو بڑے محرکات سمجھنا چاہیے ایک سفر نامے کے لیے۔ ایک ہے حص آوارگی اور دوسرا ہے لذت نظارگی۔ حص آوارگی اور لذت نظارگی، یہ 2 چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ایک سفر نامہ آتا ہے وجود میں۔ بہت اچھا 3 دیس 1 دل۔ اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے دنیا رنگ رنگینی کے نام سے جب ان کا سفر نامہ آیا اور ہلکا ارباب ذوق پاک دیا، اس میں تقریب ہوئی، تو اس میں مجھے بھی موقع ملا اظہار خیال کرنے کا۔ کل بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے تو اس میں بھی اظہار خیال کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ
یا کوئی آدمی سفر نامہ نگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں اگر اس میں موجود ہیں، جو کہ ابھی میں نے شروع میں 2 پوائنٹ بتائے، اور بھی آگے بھی کچھ چیزیں عرض کروں گا، تب وہ سفر نامہ صحیح معنوں میں مارد وجود میں آتا ہے، یا وجود پذیر ہوتا ہے، یا تخلیقی سطح میں پہنچتا ہے۔ کچھ سخت لفظ، کچھ بھاری لفظ، کچھ آپ کے لیے ایسے کہ جو آپ سمجھیں کہ یہ تو کچھ اوپر چلی گئی بات، وہ میں عرض کروں گا، بعد میں پھر اگر اس پر بحث کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا۔ 3 دیش ایک دل، ترکی، ملائیشیا اور انڈونیشیا کے سفر نامے۔ سب سے پہلے تو صاحب صدارت کو مخاطب کرنا چاہیے، حسین احمد شیرازی صاحب، اور پھر مہمان خصوصی طارق محمود مرزا صاحب، اور پھر میرے سامنے تشریف فرما ڈاکٹر علیمحمد خان، اشفاق ورد صاحب، ڈاکٹر نجیب جمال، فرید احمد پراچا صاحب، اور بلکہ سب سے اہم پبلشر صاحب۔ تو ان کو مخاطب کرنے کے بعد بات کو میں آگے کیفی صاحب بھی میرے خیال میں تشریف فرما ہے۔ زندگی رواں دواں، تغیر آشنا، متحرک اور وقت کے محلول میں تحلیل ہوتی کیفیت کا نام ہے۔ زندگی اور سفر کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سفر زندگی ہے اور زندگی سفر ہے۔ سفر اگر ایک طرف ذات کی بازیافت ہے تو دوسری طرف ایک پھیلی کائنات کی دریافت۔ سفر کے دوران میں ایک سیاح چشم تماشا کے ساتھ چشم تخیل بھی سرگرم سفر رکھتا ہے۔ سیاح اکیلا سفر نہیں کرتا، ایک محشر خیال اس کا ہم رکاب ہوتا ہے۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر تمام تر کیفیات، تمام تر مشکلات اور تمام تر آسائشات سمیت منزل ہی کہلاتا ہے۔ سفر کی کیفیات میں کچھ منظر یاد کے دریچوں پر منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، انہی کا تخلیقی احوال صحیح معنوں میں سفر نامہ کہلاتا ہے۔ میر نے کہا تھا، خام رہتا ہے آدمی گھر میں، خام رہتا ہے آدمی گھر میں، پختہ کاری کے تئیں سفر ہے شرط۔ یہ اس کے بغیر پختہ کاری نہیں آتی جب تک آپ سفر نہیں کریں، میچورٹی نہیں آتی۔ طارق مرزا نے خوشبو کا سفر، دنیا رنگ رنگیلی اور ملک کو دیکھا چاند، اور اب 3 دیش ایک دل کے زیر عنوان سفر نامے لکھ کر بقول میر پختہ کاری کی بہت سی منازل طے کر لی ہیں۔ انہوں نے مختلف ممالک اور مقامات کو ایک مسافر کی بجائے سیاح کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مسافر اور سیاح میں فرق ہوتا ہے، یہ اس کا وقت ہوا تو بیان کروں گا، ورنہ کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر رکھتے ہوئے میں مضمون ختم کروں۔ مسافر کی نگاہ اشیاء اور مظاہر کی بیرونی سطحوں تک محدود رہتی ہے، جبکہ سیاح کی نگاہ مشاہدہ مظاہر اور مناظر کی اندرونی پرتوں تک سرایت کر جاتی ہے۔ سیاح سراپا گوش اور مجسم آنکھ ہوتا ہے، سینس آف ونڈر سے متصف ہوتا ہے، اس کا ویژن اور وجدان انتہائی تیز دھار ہوتا ہے۔ طارق مرزا بھی انہی صفات کے حامل ایک ایسے سفر نامہ نگار ہیں جنہوں نے زرخیز صنف میں اپنے لیے ایک منفرد مقام وضع کر لیا ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے منظر کشی کرتے اور پھر اسے خوبصورت بیانیے میں ڈالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کی پرتاثیر تحریر کے جملے شعروں کی طرح دلاویز اور حقیقتوں کی طرح مفہوم خیز ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک لافانی اور زندہ شعر شاعروں کا سیر و خون خوش کر دیتا ہے، اس طرح اچھا سفر نامہ لکھنا بھی ناکون چنے چبانے کے مترادف ہے۔ اپنے پہلے سفر نامے سے لے کر تازہ ترین سفر نامے 3 دیش ایک دل تک طارق محمود مرزا کے یہاں ہمیں ایک وحدت نمو دکھائی دیتی ہے۔ ان کا سلوب ترین نکھرا سادہ اور برجستہ ہے۔ ان کے سفر نامہ بھی ایسی کھری بے تکلفی پائی جاتی ہے جو ہمیں ابن انشاء کے ہاں نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں عطا اللہ قاسمی کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے سفر نامے کے پیش لفظ یہ سفر در سفر، اس آپ کے کتاب کا پیش لفظ میں لکھتے ہیں، سیاحتی سفر جذبات و احساسات اور مشاہدات کی ہمارنگی سے عبارت ہوتا ہے۔ اگر دل میں امنگ اور جستجو ہو تو یہ سفر علم و وجدان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنی محدود دنیا سے نکل کر نئے مقامات کا سفر کرتا ہے تو اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، راستے کی مشکلات اسے صبر سکھاتی ہے، زبانوں اور روایات سے روشناس ہوتا ہے جو اس کے علم میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ دنیا کی وسعت اور رنگا رنگی دے کر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے اپنی ذات کی اہمیت
اور خالق کائنات کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہر سفر انسان کے اندر ایک نیا شعور بیدار کرتا ہے۔ ندیوں، پہاڑوں، صحراؤں اور شہروں کے منظر دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یوں سفر نہ صرف جسمانی مسافت ہے بلکہ ایک روحانی اور فکری سفر بھی بن جاتا ہے۔ 3 دیس ایک دل ایسے ہی سفری مشاہدات کا قصہ ہے، یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اپنے سفر نامے کے پیش رفت میں، جو میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور دل کی روشنائی سے لکھا ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ میرا وجدانی سفر بھی ہے۔ یوں یہ سفر در سفر ہے۔ یہ سفر میں نے ایک سیاح کے طور پر بھی اور ایک زائر بلکہ عاشق کے طور پر بھی کیا ہے۔ دوران تحریر بھی اس نے میرے قلب اور روح کو گرمائے رکھا۔ اس میں شعر عشقونیہ، اس کی روحانی فضا، امام میں جذب و عرفان، مولانا رومی کے مزار پرانوار کی زیارت اور ان کے پیر حضرت شمس تبریزی کے جذب و سرور کا تذکرہ شامل ہوا۔ وہ صرف سفر نامہ نہیں رہتا، داستان عشق و مستی بن جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، صنف کے سفر نامہ میں شامل اکثر نگارشات سفر کہلائے جانے کی مستحق نہیں ہوتی، کیونکہ سفر اور آوارگی میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ سفر میں منزل متعین ہوتی ہے اور ہر اٹھنے والا قدم منزل سے قریب ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ آوارگی میں کوئی متعین منزل نہیں ہوتی، قدم اس میں بھی اٹھتے ہیں، جسمی تھکن سے چور ہوتا ہے مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب گرد سفر خون جگر میں تحلیل ہو جاتی ہے، سفر کے قواعد کیفیات کے محلول میں حل ہو جاتے ہیں، تب ایک تحریر سفر نامہ کہلانے کی حقدار ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا سفر نامہ ادبی صنف ہے یا اس کا تعلق علم جغرافیہ سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا تمام تر انحصار لکھنے والے کے تخلیقی صلاحیت پر ہے، اس کے اسلوب پر ہے۔ جس طرح کوہر کو مجسم کر دینے کا نام مصوری ہے، اسی طرح مشاہدات کو تخلیقی لمس سے آشنا کر دینے کا نام سفر نامہ نگاری ہے۔ جب ایک مسافر ایک مشاہداتی تجربے میں گم ہو کر خود ہی موضوع اور خود ہی معروض بن جاتا ہے تو پھر یہ محض ایک مسافر نہیں رہتا بلکہ سیاح بھی بن جاتا ہے۔ جب تک لکھنے والے کے باطن میں تخلیق کی کہکشاں موجود نہ ہو، لفظوں میں کہکشاں نہیں اتر سکتی۔ میں طارق محمود مرزا کو ایک تخلیقی سفر نامہ نگار سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کا مشاہدہ، ان کا اسلوب تحریر سچویشن کے مطابق اجمال میں تفصیل اور تفصیل میں اجمال، جملوں میں مرصع کاری، تہذیبی زندگی کی جزیات و کلیات، داخلی محسوسات اور خارجی محسوسات کو کامیابی سے سمیٹ لینے، حیت، بنت، اسلوب اور مواد کے لحاظ سے ان کی تصحیح 3 دیس ایک دل ایک مکمل سفر نامہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چیز کی نشاندہی کروں گا۔ محمد اظہار الحق صاحب اور کسی حد تک ہمارے اشفاق احمد بیگ صاحب اور کچھ اور ادیب بھی ہوں گے جو اپنی کتابوں میں اپنے پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اظہار الحق کے شعری مجموعوں میں ان کے پوتوں، پوتیوں، تو اس میں جو انہوں نے انتساب کیا وہ اپنے نواسے، نواسیوں، پوتوں، پوتیوں کو ان کے نام منسوب کیا، اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ایک تسلسل چل رہا ہے تو اچھا ہے، بابرکت ہو جائے گا ان بچوں کے ساتھ منسوب ہو کر آپ کا سفر نامہ۔ اس کے بعد جس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ ہمارے قلم فاؤنڈیشن کے علامہ عبدالستار عاصم صاحب۔ ایک عرصے سے ہم ان کی کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے ادارے کی چھپی کتابیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنا کام، اور ایک ابھرتا ہوا پبلشر ہے مستقبل کا، ایک ابھرتا ہوا پبلشر عبدالستار عاصم، تو ہم ان کو بھی یعنی ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے ہمیں بہت اچھی اچھی کتابوں سے متعارف کرایا۔ بس 2 شعر ہیں جو میں اپنی عادت سے مجبور ہو کر ہر تحریر میں یا شروع یا درمیان یا آخر میں لے آتا ہوں، تو وہ کہیں سے مل ہی جاتے ہیں، تو یہاں بھی 2 شعر ہیں جو سفر کے متعلق ہیں۔ سفر نت نئے تجربوں کا تسلسل، سفر نت نئے تجربوں کا تسلسل، انوکھی طلب ہے، نرالی خوشی ہے، تجسس، تحیر، تجلی، تماشا، تجسس، تحیر، تجلی، تماشا، سفر زندگی ہے، سفر زندگی ہے۔ سفر زندگی ہے، سفر زندگی ہے۔ بہت خوب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب۔ سر آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارے اگلے مہمان اردو ادب کے معروف استاد، مصنف، محقق، کالم نگار، شاعر، مزاح نگار ہیں۔ مزاح تو لکھتے ہی ہیں لیکن اردو مزاح کی تاریخ لکھ کر
जिस तरह की इल्मी और अदबी किताब उन्होंने हमारे लिए लिखी, उन्होंने इस सिन्फ को एक नई जहत और एहतराम दिया है। लफ्ज़ों से खेलने और बात से बात निकालने के हुनर से खूब वाकिफ़ हैं। FC कॉलेज में हर दिल अज़ीज़ और मारूफ उस्ताद हैं। आपकी तालियों में डॉक्टर अशफाक अहमद करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा अज़ीम, और इसके साथ ही बहुत शुक्रिया कासम अली शाह फाउंडेशन कि हमने जब भी कभी किसी भी तकरीब के लिए इनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया तो इन्होंने हर हाल में अपना हाल हमारे सुपुर्द किया। तो बहुत मोहब्बत। तो जी, डॉक्टर हुमैरा इरशाद कह रही थी कि मुझे बसारत का मसला है, तो इसके बावजूद उन्होंने 8-10 मिनट गुफ्तगू की, तो मुझे हैरत ज़रा नहीं हुई। हमारे मुल्क में तो बग़ैर बसीरत के लोग घंटों बोल लेते हैं। तो बहरहाल मेरी तहरीर का उन्वान है, कॉलम है जो छप जाएगा परसों। तो कॉलम का ही स्टाइल है थोड़ा सा, देश देश में दिल। मुझे हुमैरा इरशाद से ये भी इख्तलाफ है, मेरी क्लास फेलो इसलिए मैं इसको ज़्यादा सामने, हाँ जी, तो कहती है कि तारक महमूद मिर्ज़ा साहब हमें हर जगह साथ लेके जाते हैं। मुझे इससे भी इख्तलाफ है, को बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें साथ लेके नहीं जाते। तो दोस्तों, सफ़र से मुतल्लिक़ बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है कि ये वसीला ज़फ़र होता है, बल्कि इससे बढ़ के ये भी कहा जा सकता है कि सफ़र एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी होती है जिसमें बंधे टिके निसाबों और रट्टा बदस्त उस्तादों की बजाय कदम कदम नए नवीले तजर्बात, रंगारंग अशख़ास, हैरान कुन इंकशाफात, मुनफरिद मुशाहदात और बाज़ुकात तो कलेजा चीर देने वाले सानहात से वास्ता पड़ता है। होते होते सियाहत का कष्ट काटने वाला ज़िंदगी के इतने गुर सीख लेता है कि दुनिया की कोई जामद जामिया या कोई साकत दरसगाह इस मुतहर्रक ताल्लुम की मुतहम्मल नहीं हो सकती। जनाब तारक महमूद मिर्ज़ा जो एक ख़ूबसूरत इंसान तो हैं ही, इसके साथ साथ वो मारूफ अफसाना निगार, मोतबर सफ़रनामा नवीस, दुनिया भर में अदब के सेवक, इकबाल के आशिक़ बेपाया भी हैं। आपको बताता चलूँ कि इनकी तजसीम का अमल पोठोहार के दिल बहार नीम पहाड़ी इलाके गुजरखां में मुकम्मल हुआ। तालीम के मराहल कराची में बसर हुए। तंजीम की ज़िम्मेदारियाँ अम्मान ने सिखाईं। ताज़ीम का सफ़र खानगी, मर्दानगी, हैरानगी में तय होता चला गया। अपने हिस्से की तकरीम का कोटा इन्होंने नगर नगर जाके बकलम खुद इकट्ठा किया। इसमें कोई शक नहीं कि तारक महमूद मिर्ज़ा के पाँव में मार्को पोलो, इब्ने बतूता, शेख सादी और यूसुफ खां कंबल पोश की मानंद एक चक्कर, बल्कि घन चक्कर है जो इन्हें किसी एक जगह टिकने नहीं देता। वो गुजरखां में किसी जगह या वैश्य गुजर से मुतासर होने की बजाय वहाँ से किसी आवारा बादल की मानंद उठे और धरती धरती आंकते झांकते बिलाखिर तहैयर आमेज़ सरजमीन ऑस्ट्रेलिया में जा बसे। बल्कि बसे भी कहाँ, महज कदम जमाए और जैसे ही रोटी रोज़ी की कुछ सबील हुई, नए सिरे से नई दुनियाएं दरियाफ्त करने निकल खड़े हुए। कहीं हिजाज़ मुक़द्दस पे सजदा रेज़ी, कहीं न्यूज़ीलैंड की दिलावेज़ी, कहीं यूरोप की समाजी और रवाजी तेज़ी और ताज़ा तरीन मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की की लर्जा व लज्जत खेज़ी। मिर्ज़ा साहब आजकल मुस्तकिल तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर किडनी में मुकीम है। नगरी नगरी फिरा ये हमारा ऐसा मुनफरिद मुसाफिर है जो मीरा जी या इब्ने इंशा की तरह घर का रास्ता कभी नहीं बोला। खुशबू का सफ़र तारक महमूद मिर्ज़ा की यूरोप की सरगुज़श्त थी, जिसमें वो मुख्तलिफ़ हालात में पले बड़े, मुख्तलिफ़ ख़यालात के से लेस लोगों के हमरा मुख्तलिफ़ इलाक़ों, शहरों और तहज़ीबों की अर्क गर्दानी करते मिलते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से होते हुए वो हमें साथ लिए हमारे ध्यान घुमान की उंगली थामे बरतानिया, जर्मनी, पेरिस और हॉलैंड के रंगीन नज़ारों से लेके संगीन चौबारों तक में झांकते दिखाई देते हैं। उस सफ़र में अपना और मुसाफिरों का दिल बहलाती रोज़ी, दिलरुबा मशाल, नटखट जूली, मुयस्सर मौजूद मूली, दिल के फयाज जस्टिन वगैरह वगैरह एक साथ एक जापानी जोड़ा। फिर इन सब के मजाजों, रवाजों, समाजों की ख़बर लेते अपने तारक महमूद मिर्ज़ा हैं
جو ہر جگہ ایک سچے سچے پاکستانی کی طرح اپنے ملک کی وکالت بھی کرتے ہیں اور اس کے مستقل مخدوش و مشوش حالات پہ محزون بھی ہیں۔ اسی طرح ان کا تازہ ترین سفرنامہ 3 دیس ایک دل ہے، جو مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے سنگم پہ کھڑی 3 سلطنتوں کی آپ بیتی ہے، جسے جگہ جگہ میسر و موجود ماحول کی وجہ سے پاپ بیتی بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جدید سے جدید ماحول میں بھی چلے جائیں تو میری طرح ان کے اندر بھی ایک خالص پینڈو ہر جگہ پتھلا مار کے بیٹھا صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بھی ان کا مرغوب موضوع بیرون ملک آباد پاکستانی ہیں، جن میں ہر ایک کی اپنی ہی الگ کہانی ہے۔ سفر کی دوریوں اور بشر کی مجبوریوں کے باوجود ان کے تمام سفرنامے احساس کی خوشبو سے معطر ہیں، جو نہ صرف پڑھنے والوں میں سفر کا شوق ابھارتے ہیں بلکہ گھر بیٹھے لوگوں کے لیے ابھرتی ڈوبتی دنیاؤں کی کھڑکی بھی کھول دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کی سرگرمیوں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ شاعر مشرق ان کی پسندیدہ ترین شخصیت ہیں، بلکہ وہ خود اقبال کے ایسے مجتہد مرد مومن ہیں کہ جنہوں نے دانائے راز کے اس سنہری فرمان کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کو نہ صرف گھٹ کے پلے باندھ لیا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اقبال کے بتائے اور سجھائے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو بھی بالائے طاق جھانک رکھتے ہوئے مثل سیل رواں مغرب میں چمکتے ستاروں کی تلاشی لینے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ لگتا ہے انہوں نے کافر کی مشرق کی مستقل اور اختیاری ابتری دیکھ کر اپنے ہیرو اقبال سے بھی یہ کہہ کے معذرت کر لی ہے کہ کار جہاں خراب ہے اب میرا انتظار کر۔ حکیم جی کے بقول مرد مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہی پرانے زمانے کا شرماتا لجاتا جھیپتا ہامتا ناشکرا مرد مومن، جس سے متعلق جہاں بھر کی حوروں کو ہمیشہ کام آمیز ہونے کی شکایت رہی، لیکن مرزا صاحب چونکہ شاعر فردہ کے نظریہ اجتہاد کے دل و جان سے قائل بلکہ انہی کی مانند اچھے خاصے حسن پرست بھی واقع ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کسی دانشور کا یہ قول بھی پوری طرح یاد کر رکھا ہے کہ حسن پرست ہونا موقع پرست، مطلب پرست، دولت پرست، خود پرست یا نسل پرست ہونے سے کہیں زیادہ احسن عمل ہے۔ یہی وجہ کہ ان کے سفرناموں کے بہت سے رنگین اور دل شوری قسم کے واقعات پڑھ کے اقبالیات کے نئے نئے زاویے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر دنیا کے کسی کونے خطرے میں بھی پاکستان کا کوئی نظریاتی یا حقیقی دشمن، بالخصوص کوئی بھارتی باشندہ وطن عزیز کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا مل جائے تو رزم حق و باطل میں یہ مومن ایک دم فولاد بن جاتا ہے، لیکن پھر اگر کسی ہوٹل، کسی خوبصورت ساحل، کسی تنہائی کے گوشے میں ہو حلقہ ناراں تو بریشم کی طرح نرم۔ ہمارا یہ ہیرو کسی فلمی شاعر کی طرح دل کے 1000 ٹکڑے ہونے پہ پچھتانے کی بجائے ہر دیس میں جاتے ہوئے جیب میں ایک نیا نکور دل لے کے نکلتا ہے۔ اب تو ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ ان کے سفرناموں کا حال سن کے عالم بالا میں حضرت اقبال نے بھی پرانے شعر میں اس طرح کی ترمیم یا تجدید کر لی ہوگی کہ حوروں کو شکایت ہے کہ ہم آمیز ہے مومن۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرزا صاحب نے اقبال کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اثر اپنی ذات برادری کے مرزا غالب سے بھی قبول کیا ہو، جو جاتے جاتے ہر صحت مند نوجوان کو باقاعدہ نصیحت یا وصیت کر کے گئے تھے، جب کرم رخصتے گستاخیو بے باکی دے، کوئی تقصیر بجز خجلتے تقصیر نہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر کسی تعارف کے محتاج نہیں، 80 کتابوں کے مصنف ہیں، معروف اور ہر دل عزیز استاد ہیں۔ ان کے شاگرد پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مختلف میدانوں میں اپنے استاد کا نام روشن کر رہے ہیں، اور آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر علی محمد خان صاحب۔
ये तकसीम कर दें, इनको पहले दे दें। जी मैं सबको एक एक दे दें। ये दे ज़मीं का गज़ होना उर्दू का एक मुहावरा है जिसे हमने किसी ज़माने में इब्न इंशा के सफ़रनामे में पढ़ा था। ज़मीं का गज़ उस शख्स को कहा जाता है जो सैर सयाहत का हद तक होकर ऊँचे से ज़मीन नापने का बेहद इश्ताक हो। मेरे ख्याल में हम इस मुहावरे के मफ़हूम के तराक बिला झिझक तारक महमूद मिर्ज़ा की ज़ात पर कर सकते हैं। इनकी ताज़ा तरीन तसनीफ़ 3 देश एक दिन इनका 5वां सफ़रनामा है जिसमें तुर्किया, मलेशिया, इंडोनेशिया के असफार के हालातों का बयान हुए हैं। 3 देश से कबर उनके 3 सफ़रनामे खुशबू का सफ़र, दुनिया रंग रंगी, मुल्क देखा चांद और एक सफ़र हज की रुदात पर मुश्तमिल सफ़रनामा सफ़र इश्क मनशा शऊद पर आकर बादो दादो तहसीन वसूल कर चुके हैं। तारक महमूद मिर्ज़ा का पहला सफ़रनामा खुशबू का सफ़र जो पहली बार 1960 में छपा था, जिसमें 2008 में छपा, जिसमें यूरोप के अहम तरीन मुल्कों बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड के हालात के मर्दकशी की गई है। उनका सफ़रनामा दुनिया रंग रंगीली है जो 1919 में ज़ेवर तबाह रहा, जिसमें मिस्र के मुंबई के 3 मुल्कों न्यूजीलैंड, जापान, थाईलैंड की शदीद हालत के मंदरजे। इनके अलावा मुल्कों को देखा चांद जिसमें 5 मुल्क डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, मशरक़ वस्ती के अहम मुल्क सियाहत के हालात में गोया तारक महमूद मिर्ज़ा ने 18 साल के अरसे में फ़ी साल एक मुल्क के हिसाब से मशरक़ मगरब 18 ममालिक की सैर सयाहत कर रही है। और बड़ी खुशाइन बात यह है इनमें मज़ीद दुनिया घूमने फिरने का दम हम मौजूद है। मुझे ये शर्फ आता है इनके सफ़रनामे से एक सफ़रनामे मुल्क देखा चांद जो 2021 में छपा था का 8 सफ़ा पर मुश्तमिल दीपक उन्वान कैसा कैसा देखा चांद दीपक चाहिए मैंने लिखा था। गोया बगैर झिझक के कह सकता हूँ तारक मिर्ज़ा का अवलीन सफ़रनामा इब्न बतूता के ख़ानदान किसी शाख से है। मैं अपने गुफ्तगू इनके ज़मीन का गज़ होने जो इस्तेमाल की इतलाक़ उनकी ज़ात पर हो सकता है। मुझसे बोला नहीं जाता। ये आपको एक ये 2 पेज पर मुश्तमिल में लिखा हुआ मैंने दे दिया। आखिरी पेज सफ़ा 2 का आखिरी पैराग्राफ ले लें। इनके साथ मेरी ये ख्वाहिश है, ये मौलाना अली का शेर है। आपको शायद बेशतर लोगों का आपको मालूम होगा कि मेरी वलादत पानीपत की है और मौलाना मेरे पसंदीदा शायर है। सदाए की रुख नहीं नाव चलो तुम उधर को हवा जिधर की। इसके साथ मेरी ये दिल ख्वाहिश तारक महमूद मिर्ज़ा एक बार सेंट्रल एशियाई ममालिक काज़ाख्स्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, तवील ज़ूर उसके ज़ेर तसल्लुत रहे।
आप अल्लाह ज़्यादा तरीके पर काम लेने की भी साथ करें और इनके सफ़रनामे ज़रूर लिखें। इनके इन मुबारक के सफ़रनामे उर्दू में नापाद देने की कामयाब ज़रूर हैं, ताकि महमूद मिर्ज़ा को अल्लाह ताला ने सफ़र हज़र के वसाइल भी दिए हैं और कलम की ताकत से फाज किया है। अगर अज़म कर रहे हैं तो इनकी कुछ भी उम्मीद नहीं, अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर है। बहुत शुक्रिया सर। लाहौर में पाकिस्तान में इस वक्त तारिक मिर्ज़ा साहब के जो मेज़बान हैं वो भी डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं। हमारे तकरीब हमारी जो है वो अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही है। हमारे इस तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारूफ़ और मंझे हुए उस्ताद हैं। तनकीद और तहकीक इनके ख़ास मैदान हैं। आपकी तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल साहब। बहुत शुक्रिया। तारिक मिर्ज़ा साहब की एक किताब की तकरीब इससे पहले मुनाकिद हुई थी, तो उसमें मुझे सदारत दी गई थी। आज भी सदारत का वादा था लेकिन बाज़ औक़ात तनज़्ज़ुली जो है ना वो बाइस बरकत होती है, बाइस खैर होती है। एक तो यह है कि मेरे बहुत ही मोहतरम हुसैन शिराज़ी साहब सदारत कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात है। मैं सिर्फ ऐसे स्टार्ट लेने के लिए ये बात मैंने की है। ये जो सफ़रनामा है जो तारिक मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, ख़ुद उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इसको दिल की रोशनाई से लिखा है, और यही बात अताउल्लाह कासमी साहब ने भी दोहराई है। ये जो दिल की आँख से लिखना और दिल की आँख से देखना, ये एक ऐसा अमल है जिसमें बसारत की कोई हद नहीं है। यानी अगर आपके दिल की आँख खुली हो तो आप दीवार के पीछे भी देख सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द ने यही बात की थी कि नज़र मेरे दिल की पड़ी पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। तो ये जो पूरा सफ़रनामा है ये दीद और बाज़दीद का अमल है। इसको उन्होंने जिस तरह से लिखा है, बयान किया है, ये एक अलग कैफियत है। यानी उन्होंने दो तरह की कैफियत को यकजा किया है, और दो तरह की कैफियत ही सयाहत और मुसाफरत में भी होती हैं। सयाहत जो है वो अपनी मर्ज़ी से किया गया सफ़र है, अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से। और मुसाफरत जो है इसमें चूँकि एक मंजिल तक, ख़ास मंजिल तक पहुँचना होता है, इसलिए वो रास्ता आम तौर पर बड़ा कठिन होता है। और जिस तरह कहानियों के अंदर चार खूंट होते हैं जिनमें चौथे खूंट में ख़तरे की नाल गड़ी हुई होती है, तो एक तरह से मुसाफरत जो है उसी ख़तरे का सफ़र है। और मीर अनीस ने क्या शानदार एक बात की थी, एक मिसरा मैं उनका यहाँ कोट करूँगा कि होते हैं बहुत रंज
मुसाफिर को सफ़र में, तो गोया सयाहत और मुसाफरत के दरमियान का जो एक अमल है वो हमें तारिक मिर्ज़ा के सफ़रनामों के अंदर दिखाई देगा। और ये सफ़रनामा भी जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि उन्होंने सयाह की तरह से अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन इसकी मंजिलें उन्होंने एक मुसाफिर की तरह से तय की हैं। इसलिए ये सफ़रनामा जो है अपनी जगह एक बड़ा मुनफरिद सफ़रनामा बन जाता है और इसमें उनका किसी और से मवाज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आम तौर पे हमारे सफ़रनामा निगार जो हैं वो यूँ लगता है जैसे किसी वैलेंटाइन डे के दिन सफ़र करते हैं, जहाँ एक हसीना जो है वो हाथों में फूल लिए उनकी मुंतज़िर होती है और अपनी हसीन जुल्फ़ें जो हैं वो हमारे सफ़रनामा निगार के शानों पर बिखराए रखती है। मगर इसमें कहीं भी आपको इस तरह का जलवा, इस तरह की कैफियत आपको इस पूरे सफ़रनामे में कहीं नज़र नहीं आएगी। और ना ही इस सफ़रनामे में आम तौर पर जिस तरह से गूगल से या ट्रैवलिंग गाइड से मालूमात जमा करके यकजा कर दी जाती हैं, उस तरह का भी कोई अमल आपको इस सफ़रनामे के अंदर दिखाई देगा। बल्कि ये बिल्कुल एक ऐसा सफ़रनामा है जिसमें सफ़र करने वाला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल की नज़र से देखता है और दिल की रोशनाई ही से उस सारे सफ़र को बयान करता है। तो ये 3 मुल्कों का सफ़रनामा, इस पर बहुत बातें हो गई हैं। 3 मुल्कों में मलेशिया, फिर तुर्किया और फिर उसके बाद इंडोनेशिया का जज़ीरा जो है बाली, ये 3 जगह हैं जो जिनकी उन्होंने हमें भी अपने साथ सैर कराई है। लेकिन इन तीनों के अंदर जो नुमायाँ तरीन बात है वो ये है कि ये कोई तख़य्युलाती सफ़र नहीं है, बल्कि ये इंसानी सतह पर किया गया एक सफ़र है। इस इंसानी सतह पर किए गए सफ़र में जो लोग, जो वाक़यात, जो मकामात हमें नज़र आते हैं, उन सब की तफसील जो है वो इस तरह से है जैसे हमें यूँ महसूस होगा जैसे हम किसी बाज़ार में हैं, हमें यूँ महसूस होगा जैसे हम किसी होटल की लॉबी के अंदर हैं, हमें यूँ महसूस होगा कि जैसे हम किसी जजीरे के किनारे पर खड़े हुए हैं। तो ये सारी कैफियत हमें नज़र आएगी। और कहीं कहीं वो टच ऐसा देते हैं अपने सफ़रनामों में कि जहाँ तारीख़ भी एक लम्हे के लिए एक कौंदे की तरह से अपनी चमक हमें दिखाती है। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा कि हमारा ये जो वतन अज़ीज़ है ये 1947 में आज़ाद हुआ। इसके 10 साल बाद मलेशिया ने आज़ादी हासिल की 1957 में। लेकिन दोनों के आका एक ही थे और दोनों के आकाओं ने एक ही तरह से दोनों मुल्कों का या यहाँ के लोगों का खून जो है वो चूसा था। फिर क्या वजह है कि मलेशिया जो है आज तरक्की याफ्ता दुनिया का एक बड़ा शहर, एक बहुत तरक्की याफ्ता तो नहीं कहूँगा लेकिन एक बहुत अहम मुल्क है। तो उन लोगों ने अपनी जो प्रोडक्शन थी, अपनी जो पैदावार थी, उसके ऊपर तवज्जो दी। हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद शायद वो कुछ नहीं कर सके, हालांकि हमारे पास सब कुछ था, मगर हम वो उस तरह से नहीं कर सके, हम पॉलिसियाँ नहीं बना सके। मुझे यहाँ बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ जो आखिरी एजुकेशन पॉलिसी इस मुल्क में को दी गई थी वो 1997 में दी गई थी। उसके बाद से कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, इसीलिए हमारी एजुकेशन की भी कोई समत, कोई डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आती। तो वो मुल्क वही तरक्की करते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन होती है, जिनके पास कोई एक मैनिफेस्टो होता है और जिनके पास कोई एक लाहे अमल होता है। तो जिन जिन मुल्कों के पास ये सब चीज़ें थी, जिनके पास एक तारीख़ थी, जिनके पास एक तहज़ीब थी, जिन्हें अपनी ज़बान से मोहब्बत थी, उन लोगों ने दुनिया के अंदर तरक्की की है। और ये 3 मुल्क जिनकी उन्होंने हमें सैर कराई है, ये 3 मुल्क, 3 देश, ये 3 तहज़ीबें हैं, 3 ज़बानें हैं
یہ 3 ایسے خطے ہیں جنہوں نے ترقی کر کے دنیا کو دکھایا. تو یہ دیکھا جائے تو ملیشیا، کوالالمپور، پترائے جاٹا. اب دیکھیں پترائے جایا، صرف ایک بات کہ کوالالمپور جو ہے اس کی آبادی، اس کا پھیلاؤ جب ایک حد سے گزرنے لگا تو انہوں نے پورا ایک شہر آباد کر دیا اس کے برابر، اور اس شہر کو کیپٹل بھی اپنا بنا دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سفر نامے کے اندر آپ کو جگہ جگہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ اس کے اندر بہت ساری ایسی وزڈم کی باتیں ہیں. میں اقبال کے شعروں کی تو بات ہی نہیں کرتا، اس میں بعض باتیں ایسی خوبصورت بیان ہوئی ہیں. مثلا ایک جگہ بالی میں جب وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو مزدوریاں کرتے ہوئے تو انہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اپنی اس مزدوری کے عمل میں کتنے سخت کوش ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. تو وہاں انہوں نے ایک جملہ یہ لکھا ہے کہ پیٹ اور نفس دونوں امتحان مانگتے ہیں. اب یہ ایک جملہ ہے کہنے کا، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ موجود ہے. اسی میں ایک جگہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے، وہی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک انہوں نے قول اس مقام پہ لکھا ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ گفتگو اس وقت کیجئے جب آپ کے پاس خاموشی سے زیادہ قیمتی الفاظ ہوں. بہت شکریہ. نجیب جمال صاحب کی بصیرت افروز گفتگو ہم بالکل سننا چاہ رہے تھے، لیکن وقت کی کمی کا بہرحال ہم شکار ہیں. ہمارے اگلے مہمان خصوصی فرید احمد پراچا صاحب تعلیم، سیاست، ادبی خدمات کے میدان میں اپنی محنت، علم اور خلوص کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کیا ہے. ڈاکٹر فرید نہ صرف ایک سنجیدہ سیاسی رہنما ہیں بلکہ ایک صاحب قلم مقرر بھی ہیں. ان کی تحریروں اور تقریروں میں سچائی، بصیرت اور اثر انگیزی کا حسین امتزاج ملتا ہے. آپ کی تالیوں میں فرید احمد پراچا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب حسین احمد شیرازی صاحب، طارق محمود مرزا صاحب اور وہ تمام آنکھیں جو چشم برا ہیں، ان کو میں نام لوں تو زیادہ وقت لگ جائے گا. میں پورا ایک کالم لکھ چکا ہوں طارق محمود مرزا صاحب کی اس کتاب پہ، اس لیے میں خود ان کی ذات کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا اور کچھ تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں بھی. کچھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں جن کے سے آپ ملیں ایک آدھ مرتبہ ہی تو وہ دل سے اتر جاتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلی ملاقات میں ہی وہ دل میں اتر جاتے ہیں. اور طارق محمود مرزا ایسی شخصیت ہے، میری بڑی طویل عرصے سے ان سے ملاقات ہے. یہ دل میں اتر جانے والی شخصیت ہے، اور دل میں اتر جانے والی بھی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہمارے استاد ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا یہ شعر ہے کہ کب اترتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تو مرزا صاحب کے بارے میں بہت ساری، ان کی کتاب کے بارے میں بھی ایک اہم بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو جتنی بھی سفر نامے لکھے ہیں وہ سفر کر کے لکھے ہیں، ورنہ بہت سارے سفر نامے، میں خود بھی سفر نامہ نگار ہوں، میرے بھی 5 سفر نامے ہیں، لیکن میں نے تو کانفرنسوں میں جا کے اور اس موقع پہ لکھے ہیں. انہوں نے باقاعدہ سفر نامہ لکھنے کے لیے سفر کیے ہیں. تو بہرحال وہ جیسے شہرت بخاری کا شعر ہے کہ کام کچھ بھی ہو شہرت دل جلانا پڑتا ہے، تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے. اور تتلیاں پکڑنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں
डॉक्टर इशफाक साहब ने भी किए हैं। बहरहाल दिल, अगरचे ये जब 3 देश और 1 दिल तो ये सिडनी में ही छोड़ आए थे, यानी साथ तो लेके नहीं गए दिल को, अपनी अहलिया को वहीं छोड़ के आए थे। लेकिन बहरहाल सफ़र में आप सफ़रनामा पढ़ें तो आपको फिर नज़र आएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं फिर भी इन्हें रंगीनी और वो चीज़ें उसका ज़िक्र होता है। मुझे कौसर न्याज़ी साहब याद आते हैं। कौसर न्याज़ी साहब का एक शेर था, इनके बारे में मैंने लिखा भी कि जब अपने कॉलम में कि पोतों वाले नवासों वाले हैं, लेकिन जब कभी सफ़र के दौरान इनकी भी कोई मुलाकातें होती हैं तो लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो कौसर न्याज़ी साहब का भी शेर है कि जब जवानी थी उमंगों पर बढ़ापा छा गया। उस वक़्त वो जमात इस्लामी में थे, और जब जवानी थी उमंगों पर बढ़ापा छा गया, और अब बढ़ापा है तो हर ख्वाहिश जवां होने लगी। उस वक़्त वो पीपल्स पार्टी में थे। तो बहरहाल बहुत सारे पहलू। अहम बात यह है कि कारी को साथ लेके चलते हैं। किताब शुरू करें तो छोड़ने को जी नहीं चाहता। ये बहुत ही अहमियत रखती है ये बात। फिर ये कि मालूमात देते हैं तो इस तरह से, जैसे रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए जब पटरी तब्दील होती है तो गाड़ी में बैठे हुए मुसाफिरों को पता भी नहीं चलता कि हमारी पटरी तब्दील हो रही है, वो समत बदली जा रही है। ये मालूमात ऐसे धीरे धीरे देते चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि मालूमात दी जा रही है। तो ये भी एक खूबसूरती है इनके उसमें। फिर ये कि दिलचस्पी नहीं टूटने देते। वो जो कहते हैं ना कि दास्तां गो तू फसाने का तसलसल मत तोड़, साज़े दिल टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये फसाने का तसलसल कहीं नहीं टूटने देते। बहुत अच्छा। पाकिस्तानियत जिस पे बात हुई वो बाकी यानी हर जगह है। मैं बहुत सारी बातें मुख्तसर करते हुए, आयशा की तरफ देखते हुए, वक्त मुख्तसर करते हुए मैं कहूँगा कि 3 देश 1 दिल, और जमात इस्लामी वालों को जो नुक्ता इसमें नज़र आएगा वो ये है कि तीनों मुसलमान मुल्क हैं और जो एक दिल है वो उम्मत है। और ये सही बात ये है, और इसे मैंने सफ़रनामों में देखा कि तीनों देशों में एक ही दिल धड़कता है, कहीं अज़ानों में, कहीं नमाज़ों में, कहीं यादुल्लाह की तन्हाइयों में, कहीं मस्जिदों में। और हमारे सफ़रनामा निगार तारक महमूद मिर्ज़ा जहाँ गए हैं इसी जज्बे को वो नुमायाँ करते गए हैं और इसी को बयान करते गए हैं। और यही है कि हम जहाँ भी हैं हम एक उम्मत हैं, और अगरचे आज हम उम्मत नहीं रहे, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। हम शर्क़ व गर्ब में बिखरे हुए हैं, हम अरब व अजम में बिखरे हुए हैं, हम शिया और सुन्नी में बिखरे हुए हैं। इसलिए आज हमारी जो हालत हो रही है वो इंतहाई दगरगू है, और उसकी वजह वही है। और आज के इस मरहले पे मैं अल्लामा के अशार के ऊपर ही बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि दुनिया को है फिर मार कए रूह व बदन पेश, और तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को पा मर्दी मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हम अपने मुल्क के हुक्मरानों को भी कहेंगे, दी हाथ से देखकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। और गैरत है बड़ी चीज़ अरब हुक्मरानों से, गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगोज़ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदा। बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीनो हज़रात, आज की तकरीब की ख़ास बात, जहां इस तकरीब के मारूफ व मौकर मेहमान मुकर्रर हैं
वहीं सामईन व हाज़रीन का ताल्लुक़ भी इल्मी और अदबी हवाले से नहायत मुतबर है, जो इस बात का सबूत है कि हम सब कासिम अली शाह फाउंडेशन के इस हॉल को यूं ही आबाद देखना चाहते हैं। हमारे अगले मेहमान जिनको मैं स्टेज पे बुला रही हूँ वो मेहमान नहीं, दरअसल आज की तकरीब के मेज़बान भी हैं। ये फाउंडेशन उन्हीं के दम से आबाद है। उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुसन्निफ़ हैं, लाइफ कोच हैं, नौजवानों और प्रोफेशनल्स को ज़िंदगी की नवीद देते हैं, हौसले की बात करते हैं और उनको अमल और मौसर रहनुमाई देने की बात करते हैं। आपकी तालियों में कासिम अली शाह साहब। डॉक्टर साहब के साथ मैं साथ में चैट कर रहा था, इतने अच्छे मुकर्रर हैं और इतनी खूबसूरत बातचीत कर रहे हैं इसी रवानी के साथ, और उस्ताद मोहतरम प्राचा साहब जैसी शख्सियत बात कर चुकी है। मुझे इजाज़त दीजिए मैं आराम से बैठ के सुनूं सिर्फ। आपको भी सुनना चाह रहे हैं, मुझे पैगाम उधर से भी आ रहे थे। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम आने वाले दोस्तों का, बिलखसूस मिर्ज़ा साहब का। चंद दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ये मेज़बान थे, इनकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया। और ये मेरा वहाँ ख्वाब था कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान आएँ तो इनकी किताब की तकरीब रहनुमाई हमारी इस फाउंडेशन में भी हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। मैंने सिर्फ किताब के चंद औराक पढ़े हैं जी, और वो तुर्की के सफ़रनामे का जो हिस्सा है उसको मैंने पढ़ा, और इसमें कोई मुबालगा नहीं, मैं तुर्की कई बार गया हूँ और एक अरसे से अब गया भी नहीं। लेकिन जब मैंने वो औराक पढ़े तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैंने दोबारा वीज़ा लिए बगैर, टिकट खर्चे बगैर एक दफ़ा फिर सफ़र कर लिया। और ये आपका कमाल है कि आपको पढ़ने वाला साथ उंगली पकड़ के आप उसे चलाते चले जाते हैं, और दुनिया सारी की सारी वो उस अपनी आंख से भी देखता है और आपकी आंख से भी देखता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर होती। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब आज की तकरीब के दुल्हा और उसके बाद फिर साहिब सदर की तरफ हम बढ़ेंगे, जो तकरीब को कंक्लूड करेंगे। आज की तकरीब का जो मरकज़ निगाह हैं वो तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब हैं। इनके बारे में मैं पहले तारुफ इनका पेश कर चुकी हूँ, इसलिए वक्त अब बिल्कुल मैं नहीं लूँगी, और आपकी पुरज़ोर तालियों में, भरपूर तालियों में मैं इनको माइक पे आने की दावत दूँगी। तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है वक्त बहुत गुजर चुका है। सबसे पहले तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैंने तो कोई गुफ्तगू नहीं करनी, अदबी बात भी नहीं करनी, किताब के हवाले से भी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बातें उसमें दोहराऊँ। जो दोस्तों ने, जो इसातिज़ा ने, जो इतने बड़े अच्छे इसातिज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उस पर बात की है, मेरे पास तो एक ही चीज़ है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। और मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं कहां से शुरू करूं और किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले तो जो शख्सियात मेरे सामने मौजूद हैं उनमें से अक्सर जो है वो मेरी आइडियल हैं। मैंने उनसे सीखा भी है, उनसे इंस्पायर भी हूँ, और उनको फॉलो करना मेरे लिए सादत भी है। तो सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा जो एक्चुअली जो इस सारे ग्रुप से मेरा जो मुतारफ़ कराने वाले हैं। तो उसके बाद लाहौर में मेरी जो इंट्रोडक्शन जिसने कराई है, और उनके ग्रुप से भी, और बाकी जो अदीबों और शायरों से, उसकी बुनियाद रखने वाले मेरे दोस्त भी हैं, मुरब्बी भी हैं, उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर अली मोहम्मद ख़ान साहब, जिसकी वजह से अब मैं आप सब के सामने मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं इनके घर में भी क़याम पज़ीर हूँ, मैं इनके भाइयों की तरह इनके मेहमान भी हूँ। तो इन्हीं की वजह से ये 3 तकरीबात हो चुकी हैं लाहौर में, जिनका आगाज़ भी ये किया था, और उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो मेरे दूसरे दोस्त और भाई डॉक्टर अशफाक विर्क साहब हैं, जो हमेशा ये काम सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी इनके जो दोस्त हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर नजीब जमाल साहब, वो हमेशा मुरब्बी, उस्ताद, और हमारे साथ वो दोस्तों और मोहब्बत का सिलसिला है। ये खाली किताब की हद तक नहीं है, पिछले 4 दिनों से इनकी दावतें खा कर भी मेरा पेट भी जो दवाइयाँ दे रहा है और एक से एक, तो वो सिलसिला अलग से साथ चल रहा है।
اور روज़ نئے अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका मिला है। और आज तो मैं इतना खुश हूँ कि ना सिर्फ इस तरह के इस्तातिज़ा से और अदीबों और शायरों से मिल रहा हूँ, बल्कि मेरे पुराने दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं जो ज़िक्र और ख़ास तौर पर करना चाहूँगा, मैं सब दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ लेकिन शायद कुछ रह भी जाएँ। आगाज़ में सैयद कासम शाह सेंटर साहब, सैयद कासम शाह साहब जो है, इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हकीकत में इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी है और मैं इनकी जितनी भी वो स्पीचेज़ होती हैं मैं रेगुलर सुनता हूँ। और आज मेरे लिए कितनी बड़ी एजाज़ की बात है कि वो सामने बैठे हैं और मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं हमेशा उनको सुनता आ रहा हूँ, वहाँ सिडनी में भी सुना था और वैसे भी सुनता आ रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि आपने जिस मोहब्बत से इसका तावन किया है। और अब एक और अहम शख्सियत जो यहाँ पर जितने पूरे हाल में जो बैठे हुए हैं, उनमें से जो डॉक्टर फरीद पराचा साहब हैं, मैं सबसे पुराने हमारे दोस्त हैं, हमारा फैमिली तलक भी है बहुत अरसे से, और मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, बल्कि पूरे ख़ानदान से हमारा तल्लक है, बहुत दफ़ा आना जाना हुआ। अब बीच में जब वो खुशबू का सफ़र जो मेरा पहला सफ़रनामा था, उस दौर में मैं भी नौजवान था और नौजवानों वाली मैंने कुछ बातें उसमें लिखी भी थी। तो आपने जब शुरू की तो मैं डर रहा था कि पराचा साहब सामने बैठे हैं। तो फिर मुझे याद आया कि उस किताब की जो तकरीबन रनमाई हुई थी 2008 में, पराचा साहब उसके भी मेहमान खुसूसी थे, तो उनसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने ना सिर्फ उस वक्त भी कुछ नहीं कहा बल्कि उसको पास किया था, उस पर भी मजमून उनका, बल्कि जो सेकंड एडिशन आया है उसमें पराचा साहब की जो उस वक्त की तकरीर थी उसका हिस्सा है खुशबू का सफ़र का। तो ये थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ में छोटा सा वाक़या भी इस हवाले से मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ अर्सा पहले की बात है, तकरीबन साल हो गया होगा, एक ईमेल मुझे मौसूल हुई। उसमें एक दोस्त ने लिखा कि मैं टर्की से आपको लिख रहा हूँ, राहील पराचा, अमार पराचा, मेरा नाम अमार पराचा है और मैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा का पोता हूँ। और मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गया था, तो मैंने दादा अबू से कहा कि मुझे कोई अच्छी किताब दें पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे आपका सफ़रनामा मुल्कों मुल्कों देखा चांद दिया था, और वो मैंने तुर्की में आके पढ़ा और एक एक लफ्ज़ से मैंने एंजॉय भी किया और बहुत कुछ सीखा भी, और मैं आपको उसके हवाले से ईमेल कर रहा हूँ। तो ये देखिए कितनी, एक तो दो चीज़ें थी, एक नौजवान ने मेरी किताब पढ़ी, इस तरह से तारीफ़ की, और दूसरा पराचा साहब ने मेरी किताब सफ़रनामा जो उनको अपने पोते को, तीसरी नस्ल को दिया कि आप इसको पढ़ें, ये मेरी नज़र में अच्छी किताब है। ये मेरे लिए अवार्ड से बढ़कर, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई नहीं है। सही बात है, मैं इतना इसमें इंस्पायर हुआ कि मैं उस पर फिर पूरा कालम भी लिखा, उस वाक़े का जिक्र भी किया और बेशुमार जगह पर वो छपा भी था। तो थैंक यू वेरी मच। और इससे पीछे में चला जाऊँ तो मेरा एक क्लास फेलो भी यहाँ पर मौजूद है, खलील राव। पिछले 2 दिन पहले मुझे 35 साल के बाद इनसे मुलाकात हुई, कॉलेज के दौर में हम इकट्ठे थे। तो राव साहब थैंक यू, तो अभी कल भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारी एक और बहन डॉक्टर शाहिदा नवीस, जो सिडनी में भी मुलाकात हुई थी, और इकबालियात के हवाले से जो थोड़ा सा हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस नशिस्त में भी शामिल हुई थी डॉक्टर शाहिदा नवीस साहब। माशाल्लाह यहाँ पर भी सोशल काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको यहाँ पर वेलकम भी करता हूँ। बाकी जो सारे साथी हैं, मैं एक से एक अपना, हमारे शायद नदीम साहब हैं, वो साफ़ी हैं, और जो अपना दूसरे जो बहुत मियाँ साहब, कल मुलाकात हुई थी माशाल्लाह। सारी मैं सुनना चाहता हूँ आप दोस्तों से कि किताब के हवाले से बात, लेकिन सबको पता है कि ये टाइम महदूद है और मैं उस हवाले से मतलब ये सबको चाहिए होना तो चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा उनसे सुन पाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तो ये सिर्फ शुक्रिया की बात है, इसके अलावा तो मैं ज़्यादा किताब पर ये बात नहीं करूँ। लेकिन 2 चीज़ें जो है ना किताब के हवाले से मैं, चूँकि आपने जो तकरीर किया राना साहब, आपने बेशक इंग्लिश में की है लेकिन वो ज़्यादा समझ आई है उसकी वजह यह है कि बाकी दोस्तों ने भी बहुत बारीक बीनी से अपना किताब का मुताला किया है। और अच्छी बात यह है कि सब दोस्तों ने जिन्होंने तकरीर की है किताब पढ़ कर आए थे, ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन ये होता है कि मैं किताब तो पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन मैं कुछ कह दूँगा, लेकिन यहाँ पर सब ने किताब पढ़ी हुई थी। लेकिन आपने वो पॉइंट्स बताए हैं जो एक्चुअली बड़े उसमें वीक थे और आम लोगों की नज़र से वो सरफ़ नज़र हो जाती है, उससे आपने वो पॉइंट रेज़ किए हैं। और अशफाक साहब का जो तरीक़ाकार माशाल्लाह, वो अपनी जो ख़ास अंदाज़ है वो महफ़िल को जगा देते हैं।
तो उन्होंने तो माशाल्लाह वो किताब के हवाले से भी बात की और उनका जो शौकी थी, और नजीब जमाल साहब ने माशाल्लाह अपने हिसाब से जो बातें की हैं उसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इकबालियात के हवाले से इसमें चूँकि मैं दोनों चीज़ें पैरेलल मेरे साथ चल रही हैं, मैं सफ़रनामे भी लिख रहा हूँ और इकबाल से भी ताल्लुक़ है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसको कितनी दिलचस्पी है, वो चीज़ें उसमें शामिल की हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आजकल के दौर में सफ़रनामे की इतनी अहमियत उस तरह से नहीं रही जैसे पहले किसी दौर में हुआ करती थी, क्योंकि पहले लोग बाहर के बारे में जानना चाहते थे, पता नहीं होता था, देखा नहीं होता था, कोई और सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं होता था किताबों के अलावा, तो उस वक्त किताबों से सब कुछ सीखा जाता था। आजकल तो आपकी फिंगर टिप पर है, आप एक गूगल करें तो हर चीज़ वो एक एक चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो एज ए राइटर आपको देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी नई चीज़ है जो आप दे सकते हैं, तो या किताब लिखते क्यों हैं, वजह क्या है उसकी। तो सीधी सी सिंपल सी वजह यह है कि आप के अंदर एक जो चीज़ें जमा हो चुकी होती हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बाहर की चीज़ों से, खारजी चीज़ों से ज़्यादा बातनी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, और वो मैं बिला झिझक किताब का हिस्सा बना देता हूँ। बेशक कोई समझे या ना समझे कि सफ़रनामे में शामिल है या उससे मुताबिकत रखता है, जो बात मैंने कहनी होती है वो कह देता हूँ। तो सफ़रनामे के अंदर ऐसी बहुत सारे पैगामात आपको मिलेंगे, इकबालियात के हवाले से भी मिलेंगे, नफ्सियात के हवाले से भी मिलेंगे, आपको रूहानी चीज़ें जो है मौलाना रूम के हवाले से और उस हवाले से जो जगह जगह पर ये चीज़ें हैं, अब डिपेंड करता है कि किसको कैसे वो चीज़ आके लेके चलता है। तो वो चीज़ें हैं वो इस सफ़रनामे को एक अलग से चीज़ दे देती हैं। दूसरा, अपने बयान करने का और एहसास का जो तरीक़ाकार है वो हर सफ़रनामे का अलग होता है, तो वो उस लिहाज से मैं समझता था कि मैं ये चीज़ें हैं जो मैं सफ़रनामे का हिस्सा बना सकता हूँ। इसके अलावा तो दो जो ख़त्म करने से पहले मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ, दो चीज़ें जो ना वो मैं, चूँकि मेरे भी इस्तिज़ा बैठे हुए हैं और कासिम शाह साहब शायद अभी बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, या बाकी जो इस्तिज़ा हैं या पढ़ाते भी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, असल में रिक्वेस्ट ये है कि हम हमेशा दूसरों को बताते रहते हैं, लेक्चर देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और मतलब हमेशा आप ये करें, ये गलत हो रहा है, ये नसीहत करते रहते हैं। अपना जायज़ा लेना बहुत कम करते हैं हम, ज़्यादातर अपनी तरफ नहीं देखते, अपने अंदर झांकते नहीं हैं, अपनी खूबियों और ख़ामियों पर नज़र नहीं डालते, अपने आप को तब्दील करने की भी कोशिश नहीं करते। अपने जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद को ठीक करें तो हमारा नज़ाविया नज़र भी ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ जो कि मैंने खुद सीखी है कुछ अर्सा पहले ही, जब इकबालियात से मेरा ताल्लुक़ पैदा हुआ तो ये चीज़ भी मेरे अंदर पैदा हुई थी। तो किसी को का कौल है किसी दानिशवर का कि when I was young and I wanted to change the world. When I became older and wiser, I want to change myself. तो बेसिकली जो चीज़ है वो हमें स्टार्ट जो करना चाहिए, कोशिश जो करनी चाहिए, वो अपने आप को चेंज करने की तरफ आने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इस्तिज़ा हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को भी इस तरफ लाएं। बाज़ औक़ात उनको अपने बहुत सारी अच्छी चीज़ों का पता तक नहीं होता, ज़िंदगी गुजर जाती है उनकी। अच्छा सारी आपका नाम बीच में मैंने मिस कर दिया, चौधरी साहब, अब्दुल गफूर चौधरी साहब, मैं आपका भी फ़ैन हूँ माशाल्लाह, तो और भी दोस्त हैं। तो इसके अलावा बस यही है कि मैं दोबारा आपका, मुंतज़मीन का, सैयद काशिम साहब, अपना विर्क साहब का और आपका जिस तरीके से आपने कंडक्ट किया, और शिराजी साहब माशाल्लाह आपको तो पता है मैं आपका फ़ैन हूँ, तो हमेशा बहुत पुराना हमारा दिल तल्लक है, और बाकी जितने भी हाज़रीन हैं सब का बेहद शुक्रिया। शायद साहब इन्होंने तो माशाल्लाह बहुत तफसील से मजमून भी पढ़ा और मेरे बारे में भी सारी, मैंने यही अर्ज़ किया था कि सब का नाम हो सकता है मैं मिस कर दूं, बीच में मैंने नोट नहीं किया, पहले लिखना शुरू किया फिर वो आस्ता आस्ता स्किप कर दिया। अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच, और सारी शाम बखैर। बहुत शुक्रिया सर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की तकरीब को कंक्लूड करेंगे साहिब सदर हुसैन अहमद शिराजी साहब। मुमताज़ अदबी शख्सियत, बेमिसाल मज़ाह निगार, जानदार बावकार इंसान हैं। अपनी तहरीरों, तनकीदी मज़ामीन, मज़ाह और मुआशरती मुशाहिदात के हसीन इम्तज़ाज से मज़ाह की दुनिया में इन्होंने मुनफरिद मकाम हासिल किया है। ना सिर्फ शानदार मज़ाह निगार और आला ब्यूरोक्रेट हैं, ये बाद रिटायरमेंट वकालत के शोबे में भी अपना नाम खूब बना रहे हैं। आपकी तालियों में हुसैन अहमद शिराजी साहब। तारिक मिर्ज़ा साहब, बरदर
डॉक्टर इशफाक बेग साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, फरीद पराचा साहब, नजीब जमाल साहब, मोहतरमा हमारा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ये किताब 328 सफ़े ये मैंने कोई एक हफ्ते में पढ़ी है जी। और इस किताब में अभी जब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा तो यकीनन आपको भी पता चल जाएगा कि ये किसी बंदे ने किताब पढ़ के फिर इस पे तबसरा किया है। सफ़रनामा, वो एक उर्दू का शेर याद आ गया कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नमाज बहते रे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में है। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू का सफ़र और अंग्रेज़ी का सफ़र, इनको SUFFER को मुतरादिफ समझा जाता है। और हमारे यहाँ इसका हमारा रवाज कम है, बल्कि हम तो वो जो हज़रत सुल्तान बाहू है तो वो तो कहते हैं कि शाला परदेसी कोई ना थी वे, कख जिन्हा थी भारे हूँ। तो वो तो कहते हैं कि जो कोई बाहर गया वो बेचारा तो मारा गया। किताब की लिखने का जो अंदाज़ है इस बारे में भी गुफ्तगू हो गई। माशाल्लाह इनको जुज़ियात निगारी पे कमाल है, मंज़र कशी की बहुत ज़बरदस्त है। और ये फिर एक देख के फिर बाद में उसको लिखना तो ये तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई किसी ये मूवी कैमरे से फिल्म बना ली गई है और इत्मीनान से बैठ के कोई बंदा उसको लिख रहा है। बल्कि कई मुकामात पर तो ये लगता है कि ये मूवी कैमरा नहीं, ये एक्सरे मशीन और CT स्कैन मशीन है। वो मुझे याद आ गया कि मेरे एक जानने वाले थे तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े अफसर थे, तो कहते शायद साहब आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आपकी जो तहरीरें मैंने पढ़ी हैं और आप लोगों को देख के और उनसे बात करके जो लिखते हैं, ये तो आप जैसे बंदे से तो बात करते हुए डर लगता है कि ये बाद में हमारा जो बात हम नहीं कहना चाहते आप तो वो भी समझ जाते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये किताब पढ़ के तारिक मिर्ज़ा साहब के बारे में भी मेरी यही राय है। हमारे बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। मेरे अपने 2 बेटे, एक अमेरिकन नेशनल है, एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल है। और बुनियादी तौर पे उनका भी मकसद यही था कि एक बेहतर ज़िंदगी वो उसे ढूंढ पाएँ। तो लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़िक्रा इस बारे में लिखा है कि हिजरत के नतीजे में गुर्बत तो ख़त्म हो जाती है लेकिन गरीबुल वतनी ताउम्र साथ रहती है। आपको अगर कोई फ़िक्रा पसंद है तो बेशक ताली बजा दें। ताली बजाने से आपके इसके उन्होंने मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने लिखा है कि ताली बजाने के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो जो मुकर्रर है उसको तसल्ली होती है कि लोग जाग रहे हैं, फिर जो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी जाग जाते हैं। फिर अगर सर्दियाँ हो तो ताली बजाने से आपके हाथ भी गर्म हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर कि तमाशे में जान मदारी की डुगडुगी से नहीं तमाशाई की ताली से पड़ती है। किताब में बहुत से किस्से कहानियाँ लिखे हुए हैं और ये तालीम का तमाम मजहबी किताबें भी इसी तरह से हैं। इनमें भी कुरान पाक की बहुत सी आयत हैं। कुल सैरू फिल अर्दे सुम मंजुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल जाहिलीन, फिर कुल सैरू फिल अर्दे फंजरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुजरिमीन, और कि तुम फरमाओ ज़मीन में चल कर देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का, कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वालों का, कैसा अंजाम हुआ पहले आने वालों का। तो ये एक किस्से कहानियाँ जो हैं ये सबक देने का एक तरीका भी है
اور اسی واسطے قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ فقصص القصص لعلہم تتفکرون، کہ آپ ان کو قصے سنائیں تاکہ یہ غور و فکر کریں. یہ جو باتیں بہت سی ہو گئی، اس کتاب کی تھیم یا اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ان کی پاکستان سے محبت ہے، ان کی اسلام سے محبت ہے، اور ان کی جو دنیا کے تمام لوگ ہیں ان سے محبت ہے، اس کا اظہار ہے. انہیں پاکستان کے مسائل کے بارے میں بڑی فکر ہے. یہ گجر خان جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے ان کو وہ باہر کے مناظر نظر آتے ہیں اور یہ مرثیہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا. ایک اور صفحہ نمبر 116 پہ تو انہوں نے 8-10 واقعات بھی ایسے لکھے ہیں جو کہ غالباً اگر میں بیان کروں تو شاید پیک آرڈننس کی زد میں آ جاؤں. تو اور حل انہوں نے یہ جو مسائل کی اصل وجہ جو سب سے بڑی بتائی ہے، جو انہوں نے لکھی ہے، وہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں مل سکا. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ انگلستان کا ایک بادشاہ تھا جارج پنجم، اسے بچوں سے بڑا انس تھا. تو ایک دن شاہی سواری جا رہی تھی دریائے ٹیمز کے کنارے، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بینچ پہ بیٹھا کتاب آگے رکھے سر جھکا کے کچھ سوچ رہا ہے. تو بچوں سے محبت کے ضمن میں وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اسکول کی اسائنمنٹ ہے. تو بادشاہ کہا لاؤ میں کر دیتا ہوں. وہ بادشاہ نے اس کو لکھا وکھا کاپی اس کے سپرد کی، چلا گیا. کوئی مہینے کے بعد پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ جارج پنجم جو تھا وہ ٹیمز کے کنارے سے گزر رہا تھا، تو وہی بچہ کاپی لے کے تو بیٹھا اور سر کپا رہا تھا اس پہ. تو بادشاہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا لاؤ 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 میں تمہارا آج کا کام بھی میں کر دیتا ہوں. بچے نے کاپی دونوں ہاتھوں سے پیچھے چھپا لی اور کہنے لگا بالکل نہیں بالکل نہیں، پچھلی دفعہ بھی جو تم نے جواب لکھا تھا وہ غلط تھا اور مجھے سزا کے طور پر کلاس کے کونے میں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا پڑا تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کے جارج پنجم جو ہے وہ بہت ملتے ہیں اور وہ ہماری کاپیوں پہ غلط ہم سے کاپیاں لے کے اور ان پہ غلط جواب لکھ کے اور ہمیں سزا کے طور پر کمرے کے کلاس کے کونے میں 1 گھنٹہ کھڑا رہنے کے لیے پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں. کتاب علم دل لگی کی بھی بڑی باتیں ہیں جی، وہ تو اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور مختصراً اس کے بارے میں وہ ایک شعر یاد آ گیا، مسلح رکھتے ہیں تسبیح و جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں. اور یہ جن ہوٹلوں میں گئے ہیں انہوں نے ان سب کے نام لکھے ہیں اور پھر رات کو انہیں جو فون کالیں آئیں اور جس طرح کی دعوتیں دی گئی اور جو مرد مومن جیسا انہوں نے اچھا جواب دیا، تو یہ تو اگر کوئی جو آوارہ گردی کا شوقین ہے وہ تو ان حصوں میں جو ہوٹلوں کی اور جو انفارمیشن ہے اس کو بطور ایک ٹورسٹ گائیڈ کے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو کتاب ضرور خریدی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے اب کتابیں خریدنے اور ان کو پڑھنے کا رواج بہت گھٹتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اس کی جو کوئی بہتری کے اسباب جو ہے وہ تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات آپ کو وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی پہلی کتاب کے 4 ایڈیشن چھپ گئے، دوسری کے 2 چھپ گئے. اور کتاب ضرور اگر آپ نے نہیں خریدی تو ضرور خریدیے گا. ڈاکٹر طارق محمود صاحب آپ کو طارق محمود مرزا صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے ماشاءاللہ اردو کے ادب میں سفر ناموں میں ایک بہت اچھا اضافہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے یہ اردو ادب اور اردو سفر ناموں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. سر میں کر دیتی ہوں ٹائم. نہیں وہ
एक सेकंड सर मुझे चाहिए। असल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, जिसकी वजह से किताब छपी है, मैं उनका नाम लेने भूल गया, अब्दुस्तार हसन साहब का। और थैंक यू वेरी मच। सारी जो आपकी मेरे साथ जो कावज थी, तो फारूक चौहान साहब और मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम भी और अपना गफूर शाह कासम साहब, आपका भी नाम। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये जो ज़रूरी चीज़ें थी, ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई रह गया हो सर, अगर कोई रह गया तो फिर टू होम इट मे कंसर्न से काम चला ले। अगर कोई रह गया तो हम मस्जिद के मस्जिद में बिल्कुल, इसके बाद अगला ऐलान हम वहाँ करा देंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। ये सफ़रनामा बिल्कुल सराहने रखने वाली किताब है। पब्लिशर साहब यहाँ मौजूद हैं, किताबें बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप ज़रूर ख़रीद कर पढ़ी गई किताब का एक और ही लुत्फ़ होता है। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया।